होती। बाहर के सफ़र नामा और सफ़र, देखिए मैं एक बात कहूँ कि दुनिया की तख्लीक का सबब ही सफ़र है। अगर ये सफ़र न होता तो दुनिया की तख्लीक नहीं। दुनिया की तख्लीक का सबब जो है सफ़र है। सफ़र हज़रत आदम से शुरू होता है और ये सफ़र जन्नत से इस दुनिया का सफ़र है। पूरी कायनात में पहला वो सफ़र है, वो सफ़र तख्लीक कायनात का सबब बना। हज़रत आदम जन्नत से ज़मीन पे आते हैं। बहुत तवील कहानी, बहुत तवील सफ़र की दास्तान है। मजहबी नुक्ते निगाह से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के करिश्मे कितने हैं। इस सफ़र में हज़रत आदम भी शामिल हैं, हज़रत हव्वा भी शामिल है। बैक वक्त दो सफ़र, दो मकामात का। इससे एक नतीजा निकालना बहुत करीन इंसाफ है, करीन क़यास है कि सफ़र इंकशाफात का ज़रिया है, सफ़र ज़फ़र याबियों का ज़रिया है, सफ़र फतह याबियों का ज़रिया है। सफ़र बहुत से ऐसे राज़ों को खोलता है, बहुत से ऐसे मकामात की सैर कराता है, बहुत से ऐसे मुशाहिदों को जो हम और आप नहीं देख सकते, वो चश्मदीद मुशाहिदे तहजीबी, सकाफती और तमाम अनासर के हवाले से, सियासी, इक़्तिसादी, जिस नुक्ते नज़र से देखें, ये सफ़र बुनियादी तौर पर एक वसी कैनवस है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था, सफ़र है हकीकत, हज़र है मजाज। सफ़र है हकीकत, हज़र है मजाज, सफ़र ज़िंदगी के लिए बरपसाज। यानी सफ़र, और किसी शायर ने तो यहाँ तक तंबीह कर दी कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहा। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहा। जिंदगी गर रही, जिंदगानी गर रही, तो फिर तो नौजवानी फिर कहा। ये तंबीह। लेकिन किसी और ने किसी और तरह से कहा कि सफ़र करने वाला, अब ये देखिए, दुनिया के बड़े सयाह हम अदबी तौर पर जिनसे वाकिफ होते, जिनके मुशाहिदे और तजर्बात को तकरीबन कई सदियां गुजर आज भी सीने से लगाए। आपको मालूम है, सयाह आज़म हम कहते हैं अपने मशक़ी नुक़्ते नज़र से, वो सादी शिराजी का नाम है। कहाँ से कहाँ तक सफ़र किया, किस ज़माने में सफ़र किया जब सफ़र के वसाइल नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुत तेरे। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुत तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में। अबुल कलाम आज़ाद ने एक जगह लिखा है कि मैंने आधा इल्म सफ़र से हासिल किया। गौर करिए इस जुमले पर। अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत हमारे और आपके सामने है कई एतबार से। वो ये कहते हैं कि मैं, और अभी कई डॉक्टर शाद ने अपने इफ्तिताही कलिमात में भी कुछ सफ़रनामों का नाम लिए, ज़ाहिर उन्हें अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम था। उन्होंने ये कहा कि मैंने आधा इल्म सफ़र से हासिल। आगे कहते हैं कि मुतालिया की तन्हाइयों ने मुझे ज़हनी बालिदगी बख्शी। ऐसा नहीं कि मुताले से इनकार कर दिया, मुताले की तन्हाइयों ने मुझे ज़हनी बालिदगी बख्शी, लेकिन सफ़र के मुशाहिदों ने मेरी निगाह को उसत दी। यह है असल। जो लोग सफ़र नहीं करते, आगे तंबीह करते, जो लोग सफ़र नहीं करते वो बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहते। अब ये इस्तिलाह भी खूब है, बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना। काश कि हमारे तालिब जो मुझे सुन रहे हैं वो इस इस्तिलाह तक पहुँच पाए कि जो लोग सफ़र नहीं करते वो बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहते। सफ़र इंसान को
قوموں کی سرگزشت اور ملکوں کی تاریخ کی بالواسطہ علم بخشتا ہے. کتنی بڑی. اسی لیے سفر نامے ہماری تہذیب و ثقافت کی وہ وراثت ہے کہ جب پوری دنیا کی تاریخ لکھی گئی، چاہے وہ تہذیبی تاریخ لکھی گئی، سیاسی تاریخ لکھی گئی، کسی طرح بنیادی دستاویز اور بنیادی ماخذ یہ ہمارے سفر نامے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی قدیم و جدید تاریخ و تہذیب کو سمجھنے کے لیے سفر نامے ایک مستند دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں. سفر سے دور بینی اور جہاں بینی کا ہنر آتا ہے. حال ہی کو پڑھتے ہوئے ہمارے بچے مطالعہ کائنات، تخیل کی بات کرتے ہیں. یہ مطالعہ کائنات کہ دور بینی اور جہاں بینی اور دروں بینی، یہ ہنر اگر آپ کو سیکھنا ہے تو سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے، سفر تو ساری دنیا میں سفر کر رہے ہیں. عارف اقبال نے کیا نا عارف کیا وہ شعر بہت مشہور ہے کہ ہم کیا ہماری ہجرت کا سگے زمانہ ہے، شکم کی آگ لیے پھر رہے ہیں در بدر. کیا ہے خالد صاحب، ہمارے استاد محترم پروفیسر خالد محمود صاحب، شکم کی آگ لیے پھر رہے ہیں در بدر ہے یا کچھ اور لفظ؟ ہم کیا ہماری ہجرت، سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت. بہت مشہور. تو سفر کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں نکل پڑو سفر کے لیے. سفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مشاہدے کی بھی قوت. مشاہدے کی قوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک وسیع ذہن، اور وسیع ذہن کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کا مطالعہ. کس کو دیکھنا؟ بازار کو دیکھنا. بازار دیکھتے ہیں ہم ہیں، آپ ہیں. بازار میں جانے والے کچھ لوگ تو صرف اسباب کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ وہاں کے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو خریدنے آتے ہیں، کچھ لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بازاروں میں بیچتے ہیں. ایک بازار میں کئی مناظر. سوال یہ ہے کہ آپ کن مناظر کو دیکھنا چاہتے ہیں، کن مناظر کو دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ سفر نامہ دراصل ایک دوربین ہے. دوربین جس اینگل پر رکھا ہوگا اسی اینگل سے آپ کو مناظر نظر آئے. تو ہمارے اردو کے جو سفر نامے، ان سفر ناموں کو بھی نقطۂ نظر سے سمجھنا ہوگا کہ کس نے کس نقطۂ نظر سے دیکھا. یہ بات کہنی شاید بھیجا ہے، لیکن اگر آپ میرے سفر ناموں کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردو کی بستیوں میں اردو کے احباب کیسے ہیں. اردو کی ترویج و ترقی کو اگر معلوم کرنا ہو تو یہ بھی آپ وہاں نظر آ سکتا ہے. ممکن ہے وہاں اقتصادی چیزیں نظر نہ آئیں، لیکن بہت سے سفر نامے ہیں جہاں اقتصادی چیزیں نظر آئیں. تو تجربے اور محاسبے کے لیے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ تجربے اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ کا ذہن وسیع ہو. اور اقبال کے اس مصرے میں اگر ہم کہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا لینے کا ہنر اس سفر سے آتا ہے. قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے، فتح و ظفر کے نسخے ہاتھ آتے ہیں. کب؟ جب سفر ہو، لیکن سفر میں مشاہدے کی طاقت اتنی ہی وسیع، نظر اتنی ہی دور بین. یہ بات ہم سب سے پوشیدہ نہیں ہے. میں مثال سامنے کی لیجیے، ہندوستان میں بیٹھے ہیں کہ برطانوی قوم نے، برطانوی قوم، غور کیجیے، سفر سے ہی خود کو گدا سے تاجر بنایا، تاجر سے کمپنی بہادر بنے، اور کمپنی بہادر سے قیصر ہند کے منصب تک رسائی حاصل کی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سفر سے ہی، سفر سے ہی. یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کا متقاضی ہوتا ہے. جب ایک سیاح مختلف اقوام کی طرز معاشرت، تہذیب و تمدن، رسوم و روایات، تعلیم و تربیت
اور ان کے سیاسی اور انتظامی امور سے واقف ہوتا ہے تو پھر انہی خطوط پر اپنا یا اپنے وطن کی اصلیت کا محاسبہ کرتا ہے، کبھی اپنی خوبیوں پر خوش ہوتا ہے اور اپنی کوتاہیوں اور گمراہیوں پر فکر مند ہوتا ہے۔ سفر کیا ہے؟ سفر نامہ میں بنیادی مرکز تو سفر کو حاصل ہے۔ یہ عمل یعنی سفر کا انسان اپنے تجربے اور مشاہدے پر کرتا ہے اور دوسرے کے تجربے اور مشاہدے سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ سفر کے تجربے اور مشاہدے نہ صرف سیاح کی نظر وسیع ہوتی ہے بلکہ سفر کی رودات قاری کی نظروں یا سفر کی رودات قاری کی نظروں کو وسعت اور بالودگی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے سفر نامے کو کئی جہات سے ہمارے وہاں بہت اہمیت حاصل ہے۔ سفر نامے کا ایک سب سے بہتر اور احسن پہلو یہ ہے کہ سفر نامہ نگار اپنی رودات یعنی اپنے سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے اپنے وطن کو بھی ذہن میں رکھتا ہے، اور جب ذہن میں رکھتا ہے تو اس غریب الدیاری میں وطن اور اپنی رہائش سے بہتر موازنہ کر پاتا ہے۔ تو تہذیبی اور ثقافتی زندگی کو اگر سمجھنا ہو تو کوئی ہندوستانی مصر کا سفر نامہ لکھے گا تو اس کی نگاہ دوسری ہوگی، کوئی مصری اگر ہندوستان کا سفر نامہ لکھے گا تو اس کی نگاہ دوسری ہوگی اور نظارہ دوسرا ہوگا، مشاہدہ دوسرا ہوگا۔ آپسی رودادوں سے واقفیت بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی احباب سے جب وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے تو ان سے جو روداد حاصل ہوتی ہے تو انسان یہیں نہیں رکتا بلکہ علوم و فنون، اخلاق و عادات، سنت و حرفت اور تہذیب و ثقافت سے ترقی اور خوشحالی کے سمت میں ایک بڑا قدم ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں کہ سیاح اپنے شوق سے سفر اختیار کرتا ہے۔ ہم نے شیخ سعدی شیرازی کا نام بتایا، واسکو ڈی گاما کا دیکھیے، آپ سب کو معلوم سیاحی تو تھا، کس نے کہا؟ وہ آ رہا تھا تو ہندوستان کی طرف، لیکن اس کے سمت مڑ گئی، وہ چلا گیا کسی اور طرف، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نیا ملک دریافت ہو گیا۔ اگر وہ ہندوستان کی طرف ابن بطوطہ کی طرح آ جاتا تو نہ جانے کیا دریافت کرتا ہو۔ تو سیاح اپنے مقصد سے، اپنے شوق سے اور خود ارادی طور پر سفر کرتا ہے۔ اس کی سیاحت میں نہ تو کوئی مجبوری ہوتی ہے اور نہ کوئی جبر ہوتا ہے، اس کے سامنے صرف اور صرف مطالعہ کائنات اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان ادیبوں پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں جنہوں نے اس نقطہ نگاہ سے سفر کیا اور اس کو ضبط تحریر میں لایا۔ عارف نقوی یہاں موجود ہے، انہوں نے ضبط تحریر میں لایا۔ خالد محمود صاحب ہم سب کے محترم، بہت ہی معزز، بہت ہی قابل قدر، جتنے وہ قابل قدر ہیں اسی طرح سفر ناموں پہ ان کا کام جو ہے اولین سب سے اہم کام۔ ہم لوگ ان کو پڑھ کے اپنے طالب علموں کو بتاتے ہیں کہ سفر نامہ کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو کائنات کی فطرت سے ایک گنا لگاؤ اور اپنائیت اگر ہے تب تو سفر کی روداد لکھتے ہوئے آپ میں رنگا رنگی نظر آئے۔ صرف زبان ہونا کافی نہیں، اسلوب ہونا کافی نہیں۔ اسلم صاحب ابھی بہت اچھی بات کہہ رہے تھے کہ تخلیق نگار اگر سفر نامہ لکھتا ہے تو اس میں تخلیقیت زیادہ نظر آتی ہے، لیکن اگر کوئی تخلیق نگار نہیں وہ سفر نامہ لکھتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ یہ طالب علموں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اب آپ مطالعہ کریں، اس نقطۂ نگاہ سے سفر نامے کا مطالعہ کریں کہ وہ سفر نامے جسے تخلیق کاروں نے لکھا ہے اور وہ سفر نامے جسے تخلیق کاروں نے نہیں لکھا ہے، کیا صرف اسلوب کے اعتبار سے سفر نامے کو اہمیت حاصل ہوگی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بالکل نہیں۔ سفر نامے کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جس قدر مشاہدے، جتنا وسیع کینوس،
اتنا ہی وہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے ادب کے لیے دستاویزی حیثیت رکھے گا، ورنہ نہیں۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ سیاح بنیادی طور پر ایک فوٹوگرافر ہے۔ میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں بچے آسانی سے سمجھ جائیں۔ اسلم صاحب نے کہا کہ ان کے طالب علم ہال میں بیٹھے ہیں، میں بچوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ سیاح ایک فوٹوگرافر کی مانند ہے، سفر ایک کیمرہ ہے اور سفر نامہ اس کا فوٹوگراف۔ سمجھ گیا؟ فوٹوگرافی، فوٹوگرافر، یہ تین چیزیں۔ فوٹوگرافر سیاح ہے، فوٹو سفر نامہ ہے، اور سفر اس کا کیمرہ ہے۔ جیسا کیمرہ ہو، کتنے پکسل کا کیمرہ ہے آپ کے پاس؟ کتنے پکسل کا؟ ابھی پوری دنیا نے حیرت سے ایک تصویر کو دیکھی۔ کون سی تصویر؟ یاد ہوگا شاید، یا نہیں یاد ہے تو یاد کریے، اور میں پکسل نہیں بتاؤں گا، آپ خود یاد کریں۔ حجر اسود کی تصویر، جو اب تک کی تمام تصویروں میں زیادہ پکسل کی تصویر تھی، وہ تصویر ابھی آئی کچھ دنوں پہلے۔ تو حجر اسود کے ان ذرات تک ہماری نگاہ پہنچ گئی، ان رنگوں تک پہنچ گئی جو اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھا تھا۔ کمال کس کا ہے؟ فوٹوگرافر کا یا کیمرے کا؟ میں نے تین باتیں کہی کہ سفر کیمرہ ہے، سفر کرنے والا فوٹوگرافر ہے، اور سفر نامہ فوٹو ہے۔ بتاؤ بچوں کہ کس کا کمال ہے، فوٹوگرافر کا یا کیمرے کا؟ اب آپ کو سفر نامے کا جب مطالعہ کرنا ہے تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی۔ فوٹوگراف کی حقیقت کیا ہے، یعنی سفر نامے کی حقیقت کیا ہے؟ سفر نامہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر نامہ پڑھتے ہیں فوٹوگرافر اور فوٹو دونوں کی اہمیت متوازی چلتی ہے، متوازی۔ سفر کون ہے؟ جب سعدی ہندوستان سے لوٹ کے ایران جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ہندوستان سے ایک تحفہ لایا ہے۔ ٹھیک ہے، تحفہ لایا۔ تو ہم میں سے اگر نہ بتایا جائے کہ کیا تحفہ لے کے گئے تھے تو لوگ سوچیں گے کہ ہندوستان تو بہت بڑا ملک ہے، نہ جانے کیا کیا لے کے گئے ہوں گے۔ وہ لال مرچ کا تحفہ لے کے، ان کے لیے عجوبہ تھا یہ۔ بوستان پڑھیے، شعر دیکھیے، اس میں لکھا کہ وہ فلفل لے کے آئے ہندوستان سے، سرخ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ ابن بطوطہ کو پڑھیے، ہندوستان کے ان پھلوں کو پڑھ دیکھیے جو شاید اب وہ موجود نہیں ہے، جنگلی پھل جو اس کتاب میں موجود ہے۔ تو سفر نامہ بنیادی طور پر ایک وسیع کینوس پر لکھا گیا، سمجھے کہ ایک لکھی گئی ایک روداد ہے۔ فوٹو کو کس اینگل سے لیا گیا ہے، اس اینگل کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے، کس اینگل سے، کس نقطۂ نگاہ سے سفر نامہ لکھا گیا ہے، اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تب آپ اس کا تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ نہیں کر سکتے۔ وہ نہیں کر سکتے۔ سفر کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے تو کہا کہ پہلا سفر تو حضرت آدم کرتے ہیں، وہاں سے تخلیق کائنات ہوتی ہے، لیکن معمولی سفر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان کی ضرورتیں لوگوں کو مجبور کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ اب اگر ہمیں الہ آباد کا امرود کھانا ہے تو الہ آباد جانا ہوگا مجھے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے امرود کے بہانے الہ آباد کا سفر ہو تو وہ شعر یاد ہوگا، اور الہ آباد میں رکھا کیا ہے اکبر اور امرود کے؟ الہ آباد میں دو ہی چیز تھی، اکبر یا امرود۔ تو الہ آباد پہنچ کے آپ یا تو اکبر کو دیکھیں گے یا امرود کو دیکھیں گے، یا آپ سنگم کو دیکھیں گے۔ نظریہ بدل جاتا ہے تو سفر نامے بدل جاتے ہیں۔ سفر نامہ پڑھنا اتنا ہی اہم ہے، سفر نامہ لکھنا اس سے زیادہ اہم ہے، لیکن بچوں تجزیہ اور تنقید کرتے وقت آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ سفر نامہ نگار کون ہے، کن نقطہ نگاہ سے، کن نقطہ نظر سے اس نے سفر کیا، اور کس طرح سے اس نے سفر کو اپنے قلم سے صفحہ قرطاس کو بکھیرا اور اس سفر نامے کی شکل میں آپ کے پاس آ گئی۔ آخری بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، سفر اور روداد سفر کے کئی ذائقے۔ ایک تو ہوتا ہے سفر نامہ،
اور ایک ہے روداد سفر. ان دونوں میں فرق محسوس کرنا ہوگا. تو سفر اور روداد سفر کے کئی زاویے ہیں، لیکن ان زاویوں میں ایک چیز کی اہمیت ہے، اور وہ مغز کی جو اہمیت ہے وہ تہذیب و ثقافت کو. تو روداد میں یہ مغز آپ کو نہیں ملے گی، لیکن سفر نامے میں یہ تمام مغز آپ کو موجود ہے. اور اگر یہ مغز موجود ہے تو وہ سفر نامہ ہمارے لیے قابل قدر ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ محترم پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب. دل چاہتا تھا کہ آپ اسی طرح گفتگو کرتے رہتے اور ہم مزید اپنے ذہنوں میں روشنی پیدا کرتے اس چیز سے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بھی وقت اور دوسری مصروفیات ہیں. کسی اور وقت میں انشاءاللہ ہم ایک پروگرام الگ سے رکھیں گے تاکہ ہم صرف آپ کے خیالات کو سن سکیں. نہیں، بہت شکریہ. میرے سفر نامے کو سن لیجیے، وہ زیادہ اچھا ہوگا. اصل میں بچوں کو جو آپ نے جس طرح سمجھایا، اصل میں ہمارا جو مقصد ہے اس پروگرام کا وہ یہی ہے کہ بچوں کی تربیت ہو سکے، وہ ان کو صحیح معلومات جو ہے آپ نے کیمرہ اور قطع سفر، فوٹوگرافی اور کچھ تعلق جو مثالوں کے ذریعے جو چیزیں واضح کی ہیں وہ یقیناً ہمارے طلباء کے لیے بہت مفید ہوگی. بہت بہت شکریہ محترم پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب. اب میں اصل میں شاید میرے خیال سے اس سے میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ سفر نامے میں جو ہے مقامات اور حالات کے بیان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو سفر نامہ نگار پر مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں اور برانگیختہ کرنے والے جو جذبات ہیں ان کو شامل کیے بغیر اچھا سفر نامہ تیار نہیں ہو سکتا. جب ان سب چیزوں کے شمولیت کے ساتھ کچھ سفر نامہ لکھا جائے گا تو بہتر سفر نامہ ہوگا. بہت بہت شکریہ محترم پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب. اب میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا محترمہ ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ سے. محترمہ ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. اور ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ اگر میری آواز سن رہی ہیں تو جی جی میں موجود ہوں، بس میری ایک منٹ. گزارش ہے اگر آپ جی ارشاد. جی جی آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ میں آن کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ، ابھی آپ کی آواز اور ویڈیو دونوں کرتے ہیں آپ ہو گئی شاید. جی آواز آ رہی ہے میری؟ آ گئی، دونوں چیزیں آ گئی، ویڈیو بھی آ گئی، آواز آ گئی. جی جی شروع ہے بنا میں خدا تعالی کہ وہ مہرباں ہے بڑا رحم والا. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب کا کہ انہوں نے اس اہم ویبینار میں مجھے شرکت کا موقع دیا. اور پروگرام کے سرپرست اعلیٰ محترم عارف نقوی صاحب، صدارت فرما رہے میرے معزز ام محترم پروفیسر خالد محمود صاحب، پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب، پروفیسر خواجہ اکرام صاحب، اور میری دوست ڈاکٹر عشرت معین سیما صاحبہ، ڈاکٹر ارشاد سیانوی صاحب، اور خوبصورت نظامت فرما رہے فیضان ظفر صاحب کے علاوہ اہل علم ناظرین یہاں پر موجود ہیں اور عزیز طلباء اور طالبات. رہے طلب میں کسے آرزو منزل ہے، رہے طلب میں کسے آرزو منزل ہے، شعور ہو تو سفر خود سفر کا حاصل ہے. معزز حاضرین، سفر نامہ ایک ایسی صنف جسے غیر افسانوی ادب میں نمایاں حیثیت دی گئی ہے. یہ ایک تخلیقی صنف ہے جو کہ بہت دلچسپ اور قدیم صنف میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس صنف میں کی روایت بھی کافی قدیم رہی ہے. اس میں اور
हर सैकड़ों साल से हर जबान में सफरनामे तहरीर किए जाते रहे हैं। आलमी अदब में इस सिन्फ की इब्तिदा का सेहरा अजीम यूनानी मौरिख हेरोडोटस के सर बांधा जाता है, और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि सफर वसीला ज़फर करार दिया जाता रहा है, और सफर की बदौलत ही इंसान ने तरक्की की मनाजिल तय की है। अक्सर मुहक्किकीन और नाक़िदीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि उर्दू का पहला मुकम्मल अदबी सफ़रनामा यूसुफ़ खां कंबलपोश का तारीख़ यूसुफ़ी मारूफ़ अजाइबात फ़िरंग रहा है। उसके बाद भी उर्दू में मुसलसल सफ़रनामे तख्लीक़ किए जाते रहे। मैं जो आज यहाँ पर बात करने जा रही हूँ सफ़रनामों के मुतालिक, वो मेरा मौजू है कि ख़वातीन ने उर्दू में सफ़रनामे किस तरह से लिखे, और उनमें बतौर ख़ास 21वीं सदी की ख़वातीन सफ़रनामा निगारी को किस ज़ाविये से देखती हैं और किस तरीके से वो अपने सफ़रनामे तहरीर करती आ रही हैं। सफ़र उमूमन बहुत सारी वजूहात की बिना पर किए गए हैं, जिनमें सबसे मुक़द्दम जो है वो ज़रिया माश है कि उसके लिए लोगों ने हिजरत की और सफ़र किए। उसके बाद सयाहत का नज़रिया आ जाता है कि सयाहत के नज़र से सफ़र किए गए, और ख़वातीन का जहाँ तक ताल्लुक है कि ख़वातीन जो है उनके सफ़र इस पहलू से बहुत कम रहे हैं कि उन्होंने सफर को जरिया माश करार देने के लिए किया हो कि शिकम की आग लिए फिर रही है शहर ब शहर। ये मामला ख़वातीन के साथ नहीं रहा, बल्कि उन्होंने ज्यादातर सफर जो है वो या तो मजहबी एतबार से सफर किए हैं, या फिर वो सयाहत के लिए सफर की तरफ गई है, सफर करने गई है। तो ये 19वीं सदी में इन ख़वातीन के सफ़रनामों पर अगर नज़र डाली जाती है तो इनकी शमूलियत ना के बराबर नज़र आती है। यहाँ तक कि इस सिन्फ के अक्सर नाक़दीन ने 20वीं सदी की पहली दहाई में लिखे गए ख़वातीन के 2 सफ़रनामों सैर यूरोप, जो कि बेगम रफ़िया सुल्तान नाज़ली साहिबा, और दुनिया औरत की नज़र में बेगम सर बुलंद बहादुर को ही ख़वातीन का अव्वलीन सफ़रनामा करार दिया है। हालांकि जदीद तहकीक के मुताबिक किसी खातून का तहरीर करदा पहला सफ़रनामा याददाश्त तारीख़ वक़ाए हज है, जिसकी मुसन्निफ़ा नवाब सिकंदर बेगम भोपाल है। ये 1865 के आसपास उन्होंने तहरीर किया था, लेकिन इसकी इशाअत ना हो सकी। इसकी सिर्फ 2 कॉपियां उर्दू ज़बान में लिखी गई थी। एक कॉपी रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में आज भी मौजूद है। 20वीं सदी में ख़वातीन की इस सिन्फ की जानिब मुतवज्जे होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा। इसलिए आज़ादी तक इनके सफ़रनामों की रफ्तार जो है वो सुस्त नजर आती है, लेकिन आज़ादी के बाद में इसमें तेजी आती है और कई उम्दा सफ़रनामे मंजर आम पर आते हैं, जो क़ारीन के साथ साथ नाक़दीन और मुहक्किकीन की तवज्जो भी अपनी तरफ मबज़ूल करवाने में कामयाब होते हैं। उर्दू सफ़रनामा निगारी की रवायत को भी ये इस्तेहकाम और रफ्तार बख्शते हैं, अहम किरदार अता करते हैं। इनमें से चंद ये हैं रोज़तुर रियाहीन, सुल्तान जहां बेगम, सफरनामा हिजाज, शाम व मिस्र, सयाहत सुल्तानी, शाहबानो, सफरनामा इराक, असगरी हुमायूं मिर्जा का है, जो कि जमान अतिया बेगम फैसी के तासुरात सफर यूरोप वगैरह सफरनामे रहे। 21वीं सदी की गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो सफरनामे कलम बंद किए गए, उनकी फहरिस्त पर नजर डालने से पता चलता है कि अब तक 50 से ज़ायद सफरनामे मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसमें ख़वातीन के सफरनामों की तादाद पिछली सदी के मुकाबले में काफी खुशकुन है। इन 20 सालों में ख़वातीन ने तकरीबन 30 सफरनामे उर्दू अदब के क़ारीन को दिए हैं, जिनमें से कई एक ज़बान व बयान, अंदाज और उसलूब की सतह पर काफी कामयाब और उम्दा करार दिए जा सकते हैं। इनमें से चंद एक का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी। जलाल और जमाल इस सदी की इब्तिदा में मंजर आम पर आने वाला खातून का पहला सफरनामा जलाल और जमाल है। इसकी मुसन्निफा प्रोफेसर मुमताज चड्ढा है।
जिनका ताल्लुक मदरानवाला पाकिस्तान से है। ये उनकी पहली तख्लीकी काविश है जिसकी इशाअत सन 2000 में लाहौर से हुई। जदीद सफरनामों में तर्ज बयान और उम्दा जुबान की वजह से इसे खास अहमियत हासिल है। इस सफरनामे में मुसन्निफा ने अपने सफर हज के मुशाहिदात और महसूसात को कलमबंद किया है। तशबीहात और इस्तारात के इस्तेमाल ने तहरीर हुस्न अता कर दिया है। साथ ही मौका महल के मुनासिबत से अशार की पेशकश से ने सोने पर सुहागे का काम किया है। सफा और मरवा की दौड़ के कवाइफ को अल्फाज का जामा पहनाते हुए एक जगह लिखती हैं, अब मरवा से चलकर सफा तक आना, कहीं ना अटकना, कहीं ना उलझना, फहम गर्दिश, मुसलसल अमल, दरमियान में जी आप कुछ जारी रखें। जी अल्लाह के हुजूर सर झुकाए चले जा रहे हैं। जज्ब मस्ती की कैफियत थी, जुनून और रस्म आशिकी का तकाजा, तड़पना और दौड़ना था। सबकी आंखें अश्कबाद और दिलों पर दुआएं थी। हमारा ये रक्स रूह भी रक्स ताउस से कम ना था। इसी तरह हम अर्ज़ मुक़द्दस में चंद रोज, ये ए अमीरुन्निसा का सफरनामा है। मुसन्निफा उर्दू अदब में एक फिक्शन निगार की हैसियत से जानी जाती है। सूबे तमिलनाडु से ताल्लुक रखती है। उनका ये सफरनामा पहले माहनामा इंशा कलकत्ता में किश्तवाड़ छपा, बाद में इसे इंशा के मुदीर फैसिन एजाज ने मुरतब करके किताबी सूरत में इंशा पब्लिकेशन कलकत्ता से 2002 में शाया किया। इसमें मशरिक़ वस्ता के कई अहम ममालिक और मकामात मुक़द्दसा के सफर के हालात बयान किए गए हैं, जिसमें बगदाद, कूफा, करबला, काहिरा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की तफसीलात काफी अहम है। मुसन्निफा ने इन शहरों की सियासी, मजहबी, अदबी और तहजीबी कदरों को रकम किया है। रसूम और रिवाज, तौर तरीकों के साथ साथ वहाँ के बाशिंदों के मिजाज और रवैयों को भी दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। अमीरुन्निसा ने सुलझे और दिलनशीन उस्लूब को अपनाया है। पराया बयान की खूबसूरती ने सफरनामे को दिलचस्प बना दिया है। और मैं खानों का पता, ये उर्दू की मशहूर कलमकार सुहरा मेहदी के सफरनामों का दूसरा मजमूआ है, जिसे पहली बार 2005 में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने शाया किया। इससे पहले उनका सफरनामा सैर कर दुनिया के गाफिल मकबूल हो चुका था। मैखानों का पता में मुसन्निफा ने 5 उन्वानात के तहत अपने 5 असफार के अहवाल को बयान किया है, जिनमें मक्का, मदीना, इराक, ईरान, शाम, जापान, बैंकॉक, अमेरिका, लंदन और स्पेन के शहरों के वाक़यात और मुशाहिदात इख्तिसार के साथ पेश किए हैं। पेशकश का अंदाज निहायत दिलचस्प और मौका महल के एतबार से अशार का इस्तेमाल भी पाया जाता है और जुबान में बेसाख्तगी भी है। गर्द आवारगी निगार अजीम साहिबा का अवलीन सफरनामा है। निगार अजीम साहिबा ने ये सफरनामा मशहूर नक़ाद कमर रईस साहब की इमा पर किया था। उज़्बेकिस्तान के इस सफर में उनके शोहर अब्दुल अजीम के साथ थे। निगार अजीम साहिबा ने उज़्बेकिस्तान के कुदरती हुस्न, मेहमान नवाजी, तारीखी इमारत को करीब से देखा और वहाँ की अदबी तकरीबात में शमूलियत का तजुर्बा भी किया था। इन तमाम हालात को उन्होंने 48 उन्वानात के तहत कलमबंद किया है। इसकी इशाअत 2006 में अमल में आई। निगार अजीम अगरचे बुनियादी तौर पर एक अफसाना निगार है, लेकिन सफरनामा में उन्होंने अफसानवी अंदाज से गुरेज किया है। ये उनके सफरनामे की खास बात है और वो सादा और आम फहम को उस्लूब को अपनाते हुए अपने सफरनामे को दिलचस्प अंदाज में लिखती हैं। उनके अपने मुशाहिदात और वाक़यात को वो बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश करती हैं और उनके सफरनामे में एक सुनसान सड़क का जिस अंदाज से वो नक्शा खींचती हैं, उनके ज़ुबान और बयान पर कुदरत का गम्माज़ है। साथ ही ये भी वाज़ेह होता है कि मुसन्निफा कुदरती मनाज़िर से लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं और उन्हें अल्फाज का जामा अता करके क़ारी को शरीक सफ़र बना लेने की खूबी बहुत बेहतर तरीके से रखती है। अनीस फातिमा का सफरनामा है मेरे ख्वाबों की सरजमी। अनीस फातिमा भी कामयाब फिक्शन निगार है और पाकिस्तानी
शहरियत रखती हैं। उनके आबा अजदाद का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। मुसन्नफा को हिंदुस्तान खुसूसन दिल्ली और आगरा देखने का वालिहाना शौक था। 2005 में उन्होंने अपने शौहर के साथ दोस्ती बस के जरिए हिंदुस्तान का सफर किया और यहाँ तकरीबन 6 माह रहकर वापस हुई। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के जिन शहरों की सैर सयाहत की है, वापस जाकर उनके हालात वाक़ात को कलमबंद किया है। और रोजनामा एक्सप्रेस के संडे मैगजीन में उनका ये सफरनामा शाया होता रहा। तो उनके सफरनामे में हमें हिंदुस्तान की सरजमीन नजर आती है। फिर लखनऊ की मारूफ अदीबा सबिया अनवर साहिबा का देखा हमने इस्तांबुल नजर आता है, जिसमें उन्होंने हमें इस्तांबुल की सैर करवाई है। चंद सीपियां समंदरों से, ये कनाडा में मुकीम मारूफ शायरा और मुसव्विरा परवीन शेर का मुसव्विर सफरनामा है। ये 2014 में शाया हुआ। परवीन शेर असर हासिल में बेवक्त कामयाब शायरा और मुसव्विरा की हैसियत से अपने वजूद को बनवा चुकी हैं। इस सफरनामे के साथ ही वो अपना तशख्खुस सफरनामा निगार की हैसियत से भी कायम करती हैं। अब मैं अपने मकाले को मुख्तसर करूंगी ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले। इसी के साथ मैं एक और सफरनामा इटली की जानिब गामजन, जो कि इशरत मोइन सीमा का सफरनामा है। इशरत मोइन सीमा का ताल्लुक यूं तो पाकिस्तान से है, लेकिन वो एक अरसे दराज से जर्मनी में मुकीम है और कई ज़बानों में दस्तरस रखती हैं। अफसाने और शायरी के उनके कई मजमूए शाया हो चुके हैं। पेशावर सहाफ़ी हैं। जर्मनी में उर्दू, हिंदी ज़बान और अदब की खिदमत के हवाले से मारूफ हैं। उर्दू अंजुमन बर्लिन से वाबस्ता हैं और उर्दू जरीदा नई काविश की बुनियाद गुजार हैं। 2015 में उनका सफरनामा इटली की जानिब गामजन के नाम से मंजर आम पर आया। ये सफर उन्होंने एक तहकीकी प्रोजेक्ट के सिलसिले में किया था। मुसन्नफा के ज़बान और उसलूब सादा और सलीस है। सफरनामा भी दिलचस्प है और जदीद मालूमात से लबरेज थी। सफरनामा निगार जब इटली के शहर मिलान में नौवारिद थी तो उन्हें होशियार किया गया कि यहाँ चोरी और धोखेबाजी आम है। ये जानकर उन्हें काफी हैरत हुई और इत्मीनान भी। उनके जहन की कुछ उनके जहन की इख्तिरा जो है, उन्हीं की जुबानी सुनिए इख्तिबास, शहर के इस मनफी पहलू से आगाही हुई तो एक तरफ हैरत हुई और दूसरी तरफ इत्मीनान भी कि हम तो पाकिस्तानी हैं और ठगों, डाकुओं और लुटेरों को अपनी सियासत, वजारत और जिंदगी के तमाम शोबों में भुगतने का तजर्बा रखते हैं। हमें तो तमाम एहतियाती तदाबीर का बखूबी इल्म है। इस इक़्तिबास में मिलान शहर के एक मनफी रवैये की बदौलत अपने आबाई वतन के अबतर सियासी निज़ाम और माशरे के हालत ज़ार की निशानदही सफरनामा निगार ने जिस मुनफरिद अंदाज में की है वो उन्हीं का खासा है और जहन के दरीचों को खोलने वाला भी। इसमें दर्द भी है, तंज भी है और शिकवा भी। सफरनामा निगार ने मवाज़ने के इस हुनर से पूरे सफरनामे में काम लिया है। सफरनामे की एक इंफरादी खुसूसियत जो काफी नुमाया है वो मशरक़ी तहज़ीब व तमद्दुन से सफरनामा निगार की वाबस्तगी का बरक़रार इज़हार है। सफरनामा जो निगार मशरक़ी तहज़ीब को फरामोश करती हैं और ना ही मग़रिबी तहज़ीब से मरूफ नजर आती हैं, मगर इसके साथ उन्होंने यूरोप के काबिल तारीफ चीजों की दाद देने में भी कोताही नहीं बरती है। इस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सफरनामे 21वीं सदी में मंजर आम पर आए हैं, जो खवातीन के का इस सिंफ में एक खवातीन की बहैसियत कार के शनाख्त कायम करती हैं और दौर में ये है कि 21वीं सदी खवातीन फिक्शन राइटर्स की सदी ही नहीं बल्कि सफरनामा निगार खवातीन की सदी भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके सफरनामों के मुताला करने से कि इनके सफरनामों में, खवातीन के सफरनामों में निसाई एहसासात और रवायात भी नजर आती हैं। वो एक औरत की नजर से दुनिया को देखती हैं और फिर उसे भरपूर अंदाज में कारी को दिखाने की भी कामयाब कोशिश करती है। बहैसियत मजमूई 21वीं सदी के खवातीन सफरनामा निगारों ने बदलते मंजरनामे के पेश नजर जदीद तकाज़ों को मलबूस रखा है। उसलूब बयान की सतह पर जिद्दत तनव्वु को न सिर्फ बढ़ता है
बल्कि उनकी फनी जहात में इजाफा भी किया है और मालूमात और वाकयात से ज्यादा महसूसात, रूहानी वारदात क़ल्बी पर तवज्जो दी है। और इसके साथ साथ ही फिक्शन के अनासिर की आमेजिश से मंजर निगारी और जज्बात निगारी के तासुर को मजीद बढ़ा दिया है। इन असबाब के बिना पर मुस्तकबिल में इस रवायत की ताबनाकी के आसार वाज़ह नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा कि आपने बड़ी तफसील के साथ जो ख्वातीन के ज़रिए लिखे गए सफ़रनामे हैं उनका आपने एक जायज़ा पेश किया। अब मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूँ मोहतरमा डॉक्टर इशरत मोइन सीमा साहिबा से, अगर डॉक्टर इशरत मोइन सीमा साहिबा हमसे जुड़ी हूँ, वो उनके नाम से तो कोई आईडी हमारे सामने नहीं आ रही, हो सकता किसी और नाम से किसी आईडी से जुड़ी ना हो, तो मेरी दरख्वास्त है उनसे कि वो शायद डॉक्टर इशरत मोइन सीमा साहिबा से नहीं जुड़ी हैं। असल में उनसे जो बात हुई थी वो बता रही थी कि उनकी कोई बहुत अहम मीटिंग इसी दौरान है और वो कोशिश करेंगी कि वो अपने कुछ वक्त निकाल कर जो है वो हमारे साथ शरीक हो जाए। शायद वो हमसे अभी तक नहीं जुड़ सकी है। एक बार फिर दरख्वास्त है मेरी डॉक्टर इशरत मोइन सीमा साहिबा से कि अगर वो जुड़ी हों हमसे तो वो शायद नहीं करते, कहीं कभी नज़र नहीं आ रहा होगा किसी उसका, और शायद किसी और आईडी से शायद नहीं जुड़ सकेंगे। इंशाअल्लाह फिर कतई अगली किसी नशिस्त में हम उनके ख्यालात को जानेंगे। बहुत अच्छा होता कि अगर हम उनके ज़रिए उनके ख्यालात सुनते। अभी डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा ने उनके ताल्लुक़ से काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह का उनका सफ़रनामा जो है इटली की जानिब गामज़न उनका सफ़रनामा है, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और दूसरी चीज़ जिस तरह वो अदब चीज़ तख्लीक कर रहे हैं, बहुत बेहतर होता है कि अगर वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आगे बढ़ा है, टाइम कम है। अब मेरी इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है, आज की इस महफिल के सदारत फरमा रहे मोहतरम प्रोफेसर खालिद मोहम्मद साहब से मेरी इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और आज का इस महफिल का करीबी खुतबा सदारत मेरी गुजारिश है। आवाज आ रही है जनाब? आवाज आ रही है आपकी। तो मैं पेश करता हूँ मोहतरम जनाब आरिफ नकवी साहब, प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब तशरीफ नहीं लाए लेकिन मेरा सलाम पहुँच जाएगा, और प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब अब जो अपनी गुफ्तगू करने के बाद तशरीफ ले जा चुके हैं। नहीं सर, मैं मौजूद हूँ, सुन रहा हूँ आपको। आप तशरीफ रखते हैं? अरे जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबको सुना, वीडियो ऑफ था। अपनी गुफ्तगू में बहुत सी अच्छी बातें कही और ज़ाहिर आपका तजुर्बा भी है, लेकिन दरमियान में आप शायरी करने लगे और बहुत मुबालगे के साथ आपने कुछ ऐसे अफराद का जिक्र भी किया जो इसके मुस्तहिक नहीं थे। खैर बहरहाल जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपने जो गुफ्तगू की है वो तो आप जहाँ गर्द हैं, जहानियार जहाँ गर्द, एक ज़माने में इब्न बतूता हुआ करता था, अब उर्दू में आप हैं, इसलिए कम अज़ कम हिंदुस्तान में। जना डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा, डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब जो तशरीफ रखते हैं और उन्होंने आगाज़ किया, शादाब अलीम साहिबा, आसिफ साहब और इरशाद सियानवी साहब, आप सब हजरात का शुक्रिया कि आपने मुझे एक बार फिर ये एजाज़ बख्शा कि मैं आपके दरमियान हाजिर होकर अपने मौज़ूआत पेश करूँ। हजरात, ये बिल्कुल सही है और इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में हमेशा जब भी मैं हाजिर होता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, और मेरे ख्याल से कोई भी शख्स जिसका ताल्लुक उर्दू से है, अगर वो यहाँ आएगा या आते होंगे तो उनके जज्बात भी वही होंगे जो मेरे हैं।
बहुत खूबी के साथ अजीजम असलम जमशेदपुरी ने अपना खून जिगर सर्व किया और इसको बनाया और इस काबिल बनाया कि ये गालिबन वाहिद यूनिवर्सिटी है कि जिसके शोबे उर्दू में दाखिल होने से पहले ही हमें अंदाजा हो जाता है कि हम शोबे उर्दू में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पत्तों पर, दीवारों पर, हर जगह आपको उर्दू ही उर्दू नजर आती है, उर्दू बरसती है। और उसमें जो भी इंसान उर्दू वाला आता है आशिक उर्दू खासतौर से सरशार हो जाता है। और अंदर दाखिल होने के बाद उर्दू की महक, उर्दू की फजा, वो सब उसको अपनी आगोश में ले लेती है। अब देखिए यही मौका है कि जबकि हर तरफ यानी एक वबा की वजह से लोग परेशान हैं, सब कुछ सब जगह बंदिशें हैं, लेकिन ये कि इनका जो शोबा है वो अभी मुताबिक है और सारी दुनिया को अपने साथ लेकर चल रहा है और कोरोना अपना काम कर रहा है और शोबा उर्दू उससे बचकर अपना काम कर रहा है। ये सबका उनका सफर भी जारी है। एक चीज और मैंने बताई थी उस वक्त भी, खासतौर से मैं अपने दोस्त छोटे भाई की तरह है मेरे ख्वाजा इकराम साहब के, कि ये जो कुछ ऐसी रवायात जामिया से लेकर आए हैं जो जामिया में अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ रवायात को जिंदा कर रखा है। मिसाल के तौर पर फिर वो उसका किसी प्रोग्राम का आगाज तरफ से होना, ये तो अब भी जामिया में भी ये रिवायत कायम है, लेकिन वहाँ इनके ज़माने में वाइस चांसलर को शेख उल जामिया कहकर मुखातिब किया जाता था। इन्होंने भी ये रिवायत यहाँ शोबे उर्दू में कायम की। तो मैंने देखा है कई मरतबा इनके शोबे में प्रोग्रामों के दरमियान वाइस चांसलर तशरीफ लाते हैं और फराग दिली के साथ वो पहुँचते हैं, तारीफ करते हैं और ये उनको शेख उल जामिया कहकर मुखातिब करते हैं, जबकि जामिया में ये तखातुब खत्म हो गया है। तो इसलिए मैं मेरे दिल में इनकी बड़ी जगह है और बल्कि मुझे फख्र है कि ये इनका ताल्लुक मुझसे भी रहा। ये चंद तमहीदी गुफ्तगू थी। अब कुछ इन बातों की तरफ तवज्जो करूंगा जिस मौजू पर यहाँ आज ये जो सेमिनार है इसका इनेकाद किया गया है। हजरत सफरनामा उसके नाम से उसका बड़ी खूबी के साथ हमारे ख्वाजा साहब ने करा दिया है, बल्कि वो तो बहुत दूर से उन्होंने सफरनामे का तारुफ कराया और सही कराया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दूर की कोड़ी लाए, कोड़ी तो दूर की है, लेकिन है सच के उसका सबसे पहला सफर, पहला जो मुसाफिर है वो जन्नत से दुनिया की तरफ नामजन है और उसको हजरत आदम और हजरत हव्वा इन्होंने सफर किया और उसके बाद मुसलसल ये सफर जो है ये उसका सिलसिला कायम रहा। और हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जिसको के सफर वसीले सफर अगर कह सकते हैं तो सबसे बड़ा ये सफर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, मक्के से मदीने का सफर हिजरत, जिसके बाद जफर ही जफर उसके सामने रहा और तमाम जितने भी कामयाबियां हैं उस सफर के बाद ही। तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी चीजें यानी वो सफर से ही हासिल होती है। हमारे इलाकों में एक मसल मशहूर है कि यानी वो सर फूल वो चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, वगैरह वगैरह। तो निकलने का मतलब ये है कि बाहर जाने के बाद वो स्ट्रगल करता है उस शख्स और कामयाबी हासिल करता है। तो सफर जो है वो यकीनी तौर पर जिसने भी कहा है वसीला सफर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सफर का मामला और ये है कि सफर की कई किस्में हैं, सफर की किस्में भी कई हैं और सफर के जो जराए हैं वो भी बहुत सारे हैं, सफर के मकासद भी बहुत होते हैं। सफर की जो बहुत सी किस्में हैं उनमें मिसाल के तौर पर तालीमी सफर, तिजारती सफर, जंगी सफर, मजहबी सफर, सिफारती सफर और सफर बराए खेल कूद। अब अगर इसकी फहरिस्त बनाई जाए तो मुमकिन है कि ये कई दर्जन सफर हो जाएं, लेकिन इसमें एक जो खास सफर है वो है जिसका ताल्लुक बहुत
गहरा सफरनामे से वो है सफरनामा, सफर बराए सफर, जिसको हम सयाहत कहते हैं और सेहत भी कह सकते हैं बगैर तजदीद के। तो ये जो सफर है, इन दोनों में फर्क ये है कि दूसरे जो असफार हैं उसमें तो कोई ना कोई मकसद सामने होता है। आप तालीम हासिल करने जा रहे हैं, उसके दौरान आपने वो इलाका, वो शहर, वो मुल्क भी देख लिया जहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आप तिजारत के लिए जा रहे हैं, वक्त निकाल कर आपने बाजार भी दूसरी चीजें भी देख ली, बाजारों के साथ साथ तमाम बागात देख लिए और नदियाँ देख ली सब। तो गया आप उस वक्त सफर जो है वो दरअसल एक सानवी मकसद होता है आपका, बुनियादी मकासद वो होते हैं जिस काम के लिए आप गए हैं। लेकिन जो शख्स के सफर बराए सफर यानी सयाहत के लिए जा रहा है, वो किसी और तरफ उसकी तवज्जो होती ही नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से, वो तो सिर्फ दुनिया देखने निकला है। और इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े सफर हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनको हम मुसाफिर नहीं, हम इन लोगों को मुसाफिर कहते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो दरअसल हम मुसाफिर हैं, लेकिन सयाह हम नहीं है। सयाह जो है, जो बड़े बड़े नाम दुनिया में जिनका जिक्र भी हुआ है, वो जब गए हैं तो वो पूरी तरीके से पूरे इन्वॉल्व हो गए हैं, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। उनकी आंखें, कान, नाक, हर चीज जो है वो उन इलाकों के लिए वक्फ हो गए हैं जिन इलाकों को देखने। और उसके बाद उन्हीं असबाब की वजह से दुनिया में जो फायदा हुआ है, जिसमें आपने खुद जिक्र किया कि अगर मुसाफिर और सफरनामे नहीं होते तो तारीख भी शायद हो सकता है या तो गलत होती या अभी तक मुमकिन है कि दिखाई दी जाती। सब तारीख ने बहुत बहुत फायदा उठाया है, बहुत इस्तेमाल किया है सफर से, सफर ने। और अच्छा, उसके बाद सफर का तो अजीब गरीब आलम था, इतना शौक लोगों को सफर का रहा करता था कि आप याद कीजिए, आपके बचपन में भी मुमकिन है, हमारे बचपन में भी ये सूरत थी कि कोई शख्स अगर बाहर से लौट के आता था तो वो जनाब अली उसके आसपास लोग जमा हो जाते थे कि भाई ये शख्स जो है वहां से आया है, और दुनिया भर की बातें रोजाना बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुरेद रहे हैं। और वो उसी से ऐसी ऐसी अजीब गरीब बातें भी सामने आती थी। मिसाल के तौर पर यानी बाद इलाके थे जिनके बारे में था कि वहां पर परियां रहती हैं, और वो परियां यकीनी तौर पर उज़्बेकिस्तान वगैरह ये पूरा इलाका है, वहां से जब मुसाफिर आते थे तो वो उनके हुस्न का जो उसका जिक्र करते थे, तो वो तो हमें ऐसे लगता था कि हमारे यहाँ तो वो ऐसा हुस्न है नहीं, तो उनको हूर या परियों से खिताब कर दिया करते थे। इसका एक लतीफा ये है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर कुछ उज़्बेकिस्तान की जहाज की कुछ जो ख्वातीन है जो वहाँ पर जो उसमें जहाज में काम करती थी, वो लड़कियाँ, उनसे पूछा, शमीम अपने साहब के साथ थे, कि भाई वहाँ जो परियां होती थी वो अब भी हैं क्या? तो उनका हाँ, हम ही तो हैं। तो उनका जो हुस्न है वो वाकई यानी गैर मामूली था और है। तो और ये कहीं जो है पुराने जमाने में जब देखने का भी इतना रिवाज नहीं था, और मुसाफिर आते थे, मुसाफिरों की इतनी कदर मंजिलत थी। आप सोचिए कि हर मजहब ने सयाह और मुसाफिर को इतनी बरात दी है, इतनी रियायतें दी हैं कि आप इस्लाम ने तो अगर कोई शख्स मुसाफिर है तो अपनी नमाज में तखफीफ कर दी है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कोई शख्स सफर में है तो पूरी नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, और तखफीफ भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसी तखफीफ है कि अगर उसने बाहर जाकर वो नमाज पूरी पढ़ ली तो उस पर गुनाह वाजिब हो जाएगा कि हमने आपको जो रियायत दी है उससे फायदा क्यों नहीं उठाते। इसी तरीके से लोग जो हैं मुसाफिर को यानी आंखों पे बैठाते थे, हाथों हाथ देते थे, उसकी कदर करते थे, उसके लिए तवाज़ु करते थे, उसके लिए वक्त करते थे अपने आप को। तो ये सब सिलसिला रहा। ये सफर की इतनी बड़ी अहमियत थी हमेशा से सारे मज़ाहिब में, हर मजहब ने उसको कदर मंजिलत की, उसकी उसको बढ़ाई की। तो ये जो सफर है ये कोई मामूली चीज नहीं है, और ये गैर मामूली चीज थी, और इसकी वजह से हजारों सैकड़ों जोग्राफिया में, तारीख में और तमाम उलूम में से फायदा हुआ। इस पर जाहिर है कि वक्त तो कम है, इस पर रोशनी नहीं डाली जा सकते तो सब लोग, इतने लोग भी नहीं थे, फिर भी हमारे दोस्तों ने अच्छी गुफ्तगू की। और सबसे पहले इस पर असलम जमशेदपुरी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि सफरनामे के बदलते रंग और 21वीं सदी के सफरनामे। अब ये जो बदलते रंग का उन्होंने जिक्र किया है, सफरनामे बहुत लिखे गए हैं, यानी उनकी तादाद
सैकड़ों नहीं हजारों हो सकती है। तो उसका लाहौर की एक लाइब्रेरी है, अब्दुल मजीद खोकर लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी ने एक सफरनामों की एक फहरिस्त शाये की है, उसका नाम है, उस फहरिस्त का फाहरुल असफार। 1300 सफरनामे, वो 2004 में वो किताब शाये हुई थी। उसमें 1300, और वो उसमें हज के सफरनामे नहीं है, 300 सफरनामे उसमें शामिल है। उनके बारे में उन्होंने बड़ी तफसीलात का स्तंभ लिखा है। आप समझिए 2004 की बात है ये, 2004 से अब तक इस और भी हो गए उनके बहुत सारे। तो ये जो सफरनामे हैं इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और हजनामों की तादाद तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि जो भी शख्स जाता था वो कुछ न कुछ हजनामा बहुत लिख के लोग आ जाते हैं, और बहुत सौ के तो शाये भी नहीं होते हैं, बहुत सौ ने शाये किए। हजनामों पर काम भी हुआ है लेकिन कम हुआ है। इन सफरनामों पर बहुत ही काफी कुछ काम हो चुका है हमारे यहाँ। अब तो एक जमाने में ये काम नहीं होता था, ज्यादातर तो फिक्शन पे काम होता था, नावल और अफसाने पर। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज ने भी इस पे काम कराना शुरू किया है, और ख्वाजा साहब की यूनिवर्सिटी में इन लोगों ने बहुत ही PhD बहुत कराए, एमफिल कराए। तो इन्होंने उस सिलसिले के अंदर काफी सफरनामों को तालिब इल्मों में तारीफ कराने का। दूसरी बात यह कि ये अब उसका निसाब का हिस्सा भी बन गया है, तो इसलिए इसको लोग समझने लगे, जानने लगे, और इस पर काम करने लगे, और उसको पढ़ने भी लगे। सफरनामा पढ़ने में बहुत लुत्फ आता है। मेरे नजदीक तो सफरनामा पढ़ने में नावल से ज्यादा लुत्फ आता है। नावल के बारे में, अफसाने के बारे में उन्होंने लिखा है। उससे पहले मैं अर्ज कर दूं, असलम जमशेदपुरी करने से पहले, कि नस्र की दो किस्में हैं। एक तो फिक्शन, जिसको हम अफसानवी नस्र कहते हैं, और दूसरा नॉन फिक्शन, जिसको हम गैर अफसानवी नस्र कहते हैं। अब ये जो गैर अफसानवी नस्र है, इसमें एक मिसाल देकर मैं आपको ये बात समझा दूंगा तो ज्यादा आसानी के साथ ये बात समझ आ जाएगी। फिक्शन वो है, यानी अफसानवी नस्र वो है कि जिसके किरदार और वाकयात और जो भी अफराद जितने उसमें यानी शामिल किए गए हैं, जिनका जिक्र है, उनके वजूद को साबित करने के लिए कि कोई जिम्मेदारी अफसाने निगार पर, नावल निगार पर नहीं है, क्योंकि वो तो फिक्शन है। फिक्शन तो फिक्शन होता है, वो हकीकत से अलग होता है, हकीकत से बैद होता है, दूर होता है। उसको हकीकत बनाने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन इसलिए अब कोई आप क्या नाम है उस प्रेमचंद से ये नहीं पूछ सकते कि आपकी जो नावल है, उस नावल के अंदर कोबर और धनिया वगैरह ये कहाँ थे, कौन थे, जरा उनसे मिलवाइए, जरा बताइए। आपके नावल के अंदर गौदान में, तो वो उससे आप नहीं पूछ सकते, और ना उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत कर सकते हो, और ना अगर उस नाम का कोई शख्स है तो वो ये दावा कर सकता है कि साहब ये मेरा नाम इसमें शामिल किया है इन्होंने, और ये काम तो मैंने नहीं किया। तो वो फिक्शन को जवाबदेही उसकी नहीं होती। लेकिन जो गैर अफसानवी नस्र है, यानी जैसा कि आप खुद नविश्त है, समाने हैं या सफरनामा है, इसमें अब ये सफरनामा नगार की अगर उससे ये बात पूछी जाए कि आपने जिन चीज़ों का हवाला दिया है, जिन अफराद का आपने हवाला दिया है, जिन इलाकों का आपने हवाला दिया है, जिन ये मकामात हैं, क्या आप साबित कर सकते हैं कि ये हैं? तो उस पर वाजिब होगा कि वो उनको साबित करे, क्योंकि गैर अफसानवी और अफसानवी नस्र में यही फर्क है कि एक अफसाना है, एक हकीकत है। तो अगर ये जो इन्होंने एक बात कही थी, क्या नाम है, हमारे असलम साहब ने, कि अब अफसाना जो है वो सफरनामा अफसाने से करीब होता जा रहा है, और अफसाने के उस पर असरात कुछ ज्यादा है वगैरह वगैरह। ये मैंने भी महसूस किया है, वो आज से नहीं है, एक इस 21वीं सदी में नहीं है। ये अफसाने नगार सफरनामा नगारों ने ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। और ये मैं आपको अर्ज करूँ विद ड्यू रेस्पेक्ट के अगर अफसाने को फिक्शन बनाना, यानी उसको सफरनामे को फिक्शन बनाना, या उसको नावल या अफसाने से इतने ज्यादा करीब कर देना कि दोनों में शनाख्त मुश्किल हो जाए, ये सफरनामे की खूबी नहीं है, बल्कि मेरे नजदीक ये खामी है कि आपने सफरनामे को सफरनामा रहने नहीं दिया। अगर आपको ऐसे ही मसला है तो फिर आप बहुत सारे सफरी नावल हैं, बहुत अफसाने को अगर सफर के अंदाज में लोगों ने नावल लिखे तो वैसा लिखिए। लेकिन ये है कि आप उसको
सफरनामे को अगर बिल्कुल गायब कर देंगे और उस पर फिक्शन छा जाएगा या अफसानवी जो उसका साथ बर्ताव किया जाएगा, तो वो उसको कमजोर करने के मुतरादिफ है। ये काम आज से नहीं, बहुत पहले से शुरू कर दिया गया था। इब्तिदा में ये जो सफरनामे लिखे गए हैं, उन सफरनामों पर तजर्बात और मुशाहिदात, इस पर जोर था। बाद में फिर ये हुआ कि जज्बात और एहसासात और ये सारी चीजें शामिल हो गई। ये इनकी अहमियत है, लेकिन इनकी अहमियत उतनी नहीं है जितनी अफसाने में हो सकती है। और उसको इसी ख्याल से, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि मैंने इख्तिलाफी एक तरीके नोट की बात कही है कि इसी वजह से उसको ज्यादा अफसानवी अंदाज इख्तियार करना सफरनामे के साथ, ये उसके लिए कोई इज्जत की या बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा एक बात ये है कि अब ये भी मजबूरी है हमारे सफरनामा नगारों की कि वो अपने जज्बात और एहसासात को उन्होंने शामिल किया है। उसकी वजह यह है कि अब हर चीज तो हमें घर बैठे मिल जाती है। हर चीज गूगल पे चली जाइए, आप टीवी खोल लीजिए, वो तमाम मकामात, दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ आप घूमने जाते हैं और वहाँ देखते हैं, बल्कि आप वहाँ कम देखते हैं। वहाँ पर आप उनकी सब जुजियात को उस तरह नहीं देख सकते जिस तरह से कि आपको अपने घर बैठे बैठे गूगल वगैरह में देख लो। जब सब कुछ आप घर बैठे देख लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है आजकल कि सफरनामे के लिए सफर करना कोई जरूरी नहीं है। आप घर बैठिए और सफरनामे लिख लीजिए, सारी चीजें आपको आराम से घर बैठे बैठे मिल जाएंगी। तो ये जो उसकी वजह है यही है। इसीलिए क्या होता है कि पहले लोग जो हैं वो अपने आप को ज्यादा हाईलाइट नहीं करते थे और वो चीजें दिखाते थे, मकामात दिखाते थे, उन अफराद से मिलवाते थे। और उसकी वजह से यही वजह है कि वो तारीख को भी मुतासिर कर सके और तारीख और जोग्राफिया उनके जरिए से उनको फायदा हुआ। अगर वो उस जमाने के अंदर सब कुछ नहीं करते तो फिर यानी उस तारीख के लिए मुस्तरद नहीं बन सकते थे। इसलिए जो पुराने जमाने के लिखने वाले थे हमारे, वो लोगों ने तो ज्यादा तवज्जो उन इलाकों पर, उनके नाम है जहाँ वो जाते थे, उन मकामात पर, उन अफराद पर, उन वाक़यात पर मरकूज रखी जिनको वो देखते थे, और उसके बाद अपने आप को उन्होंने पीछे रखा। बाद में धीरे धीरे सफरनामा नगार आगे बढ़ता गया और उसके जो तमाम चीजें जिसको उसने देखा है वो पीछे हटते गए। पाकिस्तानी अफसाने नगारों ने, सफरनामा नगारों ने इस मामले में और ज्यादा, यानी एक तो ये बता दूं मैं आपको एक बात कि सफरनामा नगार झूठ बहुत बोलता है। कई जगह आप देखेंगे कि जो कुछ उसने कहा है उन चीजों का वजूद नहीं है। ऐसा लगता है बात सफरनामा नगार कहीं जाते हैं तो लगता है कि वो सारी दुनिया उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई। खासतौर से पाकिस्तान के मैंने सफरनामे पढ़े, यहाँ के भी, तो यानी एशिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग, वो लड़कियां उनको मिल जाए तो बिल्कुल एकदम अजीब गरीब उनकी हालत हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि सारी, मैंने लिखा भी है अपनी किताब में है कि सारी दुनिया की लड़कियां सारे काम छोड़ छाड़ कर बस इन्हीं का इंतजार कर रही थी कि ये आए और हम जनाब अली ईद पर बैठे। तो यानी इस तरह के तफसीलात के साथ उन गैर जरूरी चीजों को उन्होंने बयान किया है कि वो सफरनामा बिल्कुल अफसाने से भी आगे की चीज बन गया है। तो सफरनामों में झूठ की इसलिए गुंजाइश है कि कोई गवाह तो है नहीं, आपने जो कुछ कह दिया वो बस आपके हर पे आखिर है। आपके नाम है, अगर कोई पूछे कि भाई ये क्या नाम है जगह, ये चीज जो आप कह रहे हैं सब कोई सबूत है, वो है, तो अब जो आप वो तना है वो खुद ही यानी समझिए कि वाहिद मुतकल्लिम है, तो जो कह रहा है उसको आप आसानी के साथ उसको गलत साबित नहीं कर सकते। दूसरे सफरनामे आप देखें उसी इलाके के तो आपको अंदाजा होगा कि वो दूसरा सफरनामा नगार कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, जगह एक ही है, वाक़या है कि एक फर्क और भी है। दुनिया इतनी तेजी से बदली है कि अगर आप मक्के मुअज़्ज़मा की या अरब का ही मतलब ले लीजिए, जिक्र ले लीजिए कि अगर 40-50 साल पहले आप किसी शख्स ने वहाँ के बारे में जो गुफ्तगू की, जो बातें लिखी, वो अगर वो कोई 20 साल पहले गया होगा तो उसके नाम और क्या नाम है वो मकामात नजर आएंगे। 10 साल पहले गया होगा तो हमने खुद देखा, 2-4 मरतबा जाना हुआ 10-10, 20-20 साल के फर्क से, तो मालूम हुआ कि जिस इलाके में हम आए थे वो तो है ही नहीं, बिल्कुल बदल गया, सब जगह बदल गई, सारी चीजें, सारे मसाइल बदल। तो तेजी के साथ दुनिया बदली है, तो जाहिर है कि उसके तावर किताब से अब वो हर चीज में झूठ तो नहीं कर सकते और ना होती हर बात झूठ, लेकिन यह कि तब्दीली के साथ नए नए रंग, नए नए अंदाज सामने आते रहते हैं
اور آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ علاقہ، یہ جگہ، یہ لوگ، یہ قلعہ، یہ فلاں جگہ فلاں وقت میں تھے، آج نہیں ہے، یوم تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. یہ سب بھی ہمیں سفر ناموں نے ہی سکھایا ہے. اسلم صاحب کے بعد خواجہ صاحب کا تو میں نے عرض کر دیا کہ انہوں نے تو بہت ہی یعنی بڑی خوبی کے ساتھ انہوں نے بھائی کئی جگہ تو فلسفیانہ انداز بھی انہوں نے اختیار کیا، اور وہ انہوں نے سفر نامے لکھے بھی ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا شعور دیا ہے کہ اس میں تمیز کر سکے. طالب علموں کے ساتھ بھی رہے ہیں تو ان کو طالب علموں کو سمجھانا بھی اچھی طرح سے آتا ہے. عشرت ناہید جو ہے وہ سفر نامہ نگار بن چکی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے جرمنی کا سفر کیا اور بہت اچھا سفر نامہ لکھا، جس کا میں گواہ ہوں. گواہ اس لیے ہوں کہ انہوں نے خود مجھے گواہ بنا لیا ہے، اور وہ مجھے سفر نامہ اشاعت سے پہلے مجھے اس کو پڑھنے کا موقع ملا. اور انہوں نے واقعی، حالانکہ افسانہ نگار جو ہیں ان سے یہ توقع کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کے سفر نامے میں کتنے % افسانہ یا ناول داخل ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کی ہے اور کامیاب بھی ہوئے. اسی طریقے سے جیسا انہوں نے ذکر کیا، نگار عظیم کا معاملہ بھی یہی ہے، سورہ ابا کا معاملہ بھی یہی ہے. خواتین نے جو سفر نامے لکھے ہیں اس میں بہت چیزوں کا فرق ہے. اختر ریاض الدین کا سفر نامہ خواتین میں سب سے اچھا تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن بہت اچھا سفر نامہ ہے. سفر نامے میں اگر بیانیہ، فکشن کا بیانیہ نہیں، اگر بیان، اگر زبان پہ کسی کو دسترس و قابو ہوئے اور بیانیہ اچھا ہے تو سفر نامے بھی ساتھ ساتھ اچھا ہوتا چلے جاتا ہے. اب وہ اور ایک فرق ہے اس میں، اور جن لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے، اب یہ تو آئی نہیں جناب خاتون عشرت معین صاحبہ، اور کسی اور نے غالباً ابھی سفر نامے میں گفتگو نہیں کی تھی سوائے آصف صاحب نے. تو انہوں نے ایک تمہید کے طور پر کچھ تعارفی کلمات سفر نامے کے سلسلے میں انہوں نے کہہ دیے تھے. سفر نامے کا جو اس کے مقاصد تو میں نے عرض کیے تھے کہ ذرائع بھی بدلتے رہے ہیں. پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، گاڑیوں سے سفر، بیل گاڑی سے سفر ہوا، سائیکلوں کا سفر الگ ہی ایک ہے، پھر کیا نام ہے موٹروں سے سفر، ریل سے سفر، ہوائی جہاز سے سفر. تو سفر ناموں کی طریقے ہیں جو گھوڑوں سے، تو یہ مختلف جو سفر ہے، ہر سفر کا اپنا انداز ہے، اور اس کا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ بھی ترقی ہوتی رہی. اب تو ہر جگہ آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں گھنٹوں میں، جہاں پہلے آپ مہینوں میں پہنچتے تھے وہ آپ اب جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو راستے کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کا بیان اب سفر ناموں میں کم ملتا ہے. ذکر آیا تھا یوسف خان کمبل پوش کا. کمبل پوش صاحب جو ہیں حیدرآباد کے رہنے والے تھے، پھر وہ لکھنؤ پہنچے. نصیر الدین حیدر کے زمانے میں انہوں نے چھٹی لی اور انگلینڈ وہاں پر لندن ہو جائے. زیادہ تر سفر نامہ نگار ہمارے اس زمانے کے لندن ہی گئے ہیں، اور لندن سے سبھی مروب ہو کر آئے ہیں. بہت زیادہ، بعض تو حد سے زیادہ مروب ہو گئے تھے. لیکن یہ کہ لندن اس زمانے میں ہندوستان کا معاملہ یہ بھی تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ انہی لوگوں کے، وہ ہمارے حکمراں بھی تھے، اور لندن کی ان کو ہر چیز جو ہے بہت ہی اچھی بہترین نظر آئی. اور جب مقابلہ کرتے ہیں خود شخصیت بھی ایسا کرتے ہیں، جب مقابلہ کرتے ہیں تو وہ بالکل ان کو کئی جگہ یعنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہے. بعض لندن میں ان علاقوں میں بعض باتیں واقعی بہت اچھی ہیں، نظم و ضبط ہے، سچ بولتے ہیں، اور بہت سی خوبیاں ایسی ہیں کہ جن کو پسند کرنا ہی چاہیے. یہ سب کے ادا میں ہوا. لیکن جو بڑی خوبی ہے اس کی، ہمارے جس کو کمبل پوش کی، کہ وہ آدمی سچ بولتا ہے. اس کی سفر نامے میں جو کمبل پوش کے جھوٹ شاید ہی کہیں ملے. نہ اس نے اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کیا، نہ اس نے اپنی تعریف بہت زیادہ کی. جہاں عام طور سے سفر نامہ نگار اپنی ذلتوں کو بچا لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس نے جہاں جہاں اس کی سکتی ہوئی دلیل و خوار ہوا، اس کا بھی اس نے خوب صفائی کے ساتھ ذکر کر دیا. ہر جگہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اس میں. تو اس کا بیانیہ بھی اچھا ہے، حالانکہ پرانا ہے، قدیم ہے، لیکن وہ پہلا بھی ہے، اور اس میں وہ تمام سچائیاں بھی ہیں، اور اس کا جو اس کا طرز تحریر ہے وہ بھی، اس میں بھی خوبیاں، حالانکہ پہلا ہے وہ. اس لیے پہلا تاریخی اس کی جو اہمیت ہے کہ وہ پہلا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے اعتبار سے بھی وہ بہت اچھا ہے، اس کی بہت سی خوبیاں ہیں. اور اس کے بعد جو دوسرے سفر نامہ نگار ہمارے یہاں گئے، بڑے بڑے عالم و فاضل و لائق لوگ تھے،
انہوں نے اپنا یعنی بہت تفصیل کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں ایک ایک بات کا تعارف کرایا کہ اگر آپ ان کو پڑھنے کے بعد اس علاقے میں پہنچ جائیں تو بغیر گائیڈ کے آپ وہاں پر ہر چیز کو پہچان سکتے ہیں پرانے سفر ناموں کی. یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی. اور اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے سفر ناموں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. ہندوستان کے لوگ جو پاکستان گئے یا پاکستان کے لوگ جو ہندوستان آئے ان میں فرق یہ ہے کہ عام طور سے سفر نامہ حال کا سفر کرتا ہے. حال پر زیادہ نظر ہوتی ہے کہ ابھی کیا ہے, کیا ہو رہا ہے. تاریخ وغیرہ ذکر وہ کم کرتا ہے. لیکن پاکستان سے ہندوستان آنے والے جو سینئر سفر نامہ نگار ہے یا ہندوستان سے پاکستان جانے والے جن کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے, ان کے اندر یہ کہ وہ بجائے حال کے ماضی میں سفر کرتے ہیں. ان کو کہیں جاتے ہیں تو اپنی پرانی زندگی, اپنا بچپن, اپنے کہ ہم یہاں تھے, یہاں کھیلتے تھے, فلاں ہمارے ساتھ تھے. ایک ہندوستانی رام لال غالباً مجھ سے لکھا ہے اس مکان میں جا کے رہے وہ جو ان کا اپنا تھا, اور اس نے جو میزبان تھا اس نے ان کی بڑی توازن کی, پذیرائی کی. پھر وہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں شاید اپنی پوری زندگی میں اتنی گہری نیند پہلی مرتبہ سویا, مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی ماں کے گود میں آ کر سو گیا ہوں, کیونکہ وہ وہاں جاتے ہی فوراً ماضی میں چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہندوستان سے پاکستان چلے گئے یا ان کے یعنی وہ لوگ یہاں تھے تو وہ یہاں آتے ہیں تو اپنے تمام تلاش کرتے بیٹھتے ہیں اور ان کو ہر چیز اچھی نظر آتی ہے, ہر چیز. اس کو تو بلکہ بعض جو بدائیہ سفر نامہ نگار ہیں انہوں نے طنز کرتے ہوئے ایک مرتبہ لکھا بھی تھا کہ ایک سفر نامہ نگار یہاں آئے تو انہوں نے اس علاقے میں گئے جہاں پر کہ وہ بھینسوں کے ساتھ یعنی جوہڑ میں ایک گندے تالاب میں نہاتے تھے. وہاں جا کے دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت اسکول بنا ہوا ہے. تو ان کو بڑا افسوس ہوا, اگر دیکھیے کیسے کیا ہو گیا, میں تو اس جگہ پر پانی میں ہم بھینسیں ساتھ نہایا کرتے تھے اور کتنا مزہ آتا تھا, اور یہ سب باتیں گویا ان کو وہ اپنے بچپن اور اپنا ماضی اتنا اچھا لگا کہ وہ جو نئے ترقی یافتہ زمانے کی جو نئی بلڈنگ اسکول وغیرہ تھے اس کو دیکھ کر بھی ان کو اتنی خوشی نہیں ہوئی. تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ماضی میں چلے جاتا ہے انسان. تو پاکستانی سفر نامہ نگاروں نے بھی یہ کیا اور ہندوستانی سفر نامہ نگار بھی ماضی میں سفر کرتے چلے گئے. باتیں بہت ہیں اور اس پر کئی گفتگو ہو سکتی ہے, ان لوگوں نے کی بھی ہے. اور یہ کہ میں اس کا طریقہ یہ بھی ہے خاص طور سے کہ جو سفر نامہ ہے اس میں لکھنے کے بھی طریقے ہیں, ٹیکنیک ہے. بچوں کے لیے خاص طور سے ہم بتا دیتے ہیں کہ ٹیکنیک کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو سفر نامہ نگار ہے وہ یا تو اپنی یادداشت کی بنیاد پر سفر نامہ مرتب کر لیتا ہے یا وہ ڈائری لکھتا جاتا ہے, ڈائری کو پھر بعد میں اس کی بنیاد پر سفر نامہ مرتب کر لیتا ہے, یا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی کو خط لکھتا ہے دوستوں کو, ان خطوط کو جمع کر کے اپنے سفر نامے کو مرتب کر لیتا ہے. لیکن اور سب جزیات اور ساری چیزیں, لیکن زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈائری لکھے, تاریخ باہر اور ہر چیز جو ہے. ایک تجربہ مجھے بھی ہے کہ سفر نامہ سفر کرنے کے فوراً بعد لکھنا چاہیے. اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو اور اس نے لکھ بھی لیا ہے تو بھی وہ جو بہت سے اس کے تاثرات ہوتے ہیں ان علاقوں کے, اس وقت جو ذہن پر چیزیں موجود رہتی ہیں وہ سب اس کی جزیات نکل جاتی ہیں, تو وہ اتنا لطف نہیں آتا ہے یا اتنی تمام چیزوں کا احاطہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو اس کے سفر نامے کے وہ ایک طریقہ ہے لکھنے کے جو لوگ لکھتے ہیں. اب تو خیر زمانہ بہت بدل گیا ہے تو اس لیے اور طریقے بھی نئے شامل ہو گئے اس کے اندر. تو میں یعنی یہ باتیں ممکن ہے کہ اس میں تسلسل نہ ہو, ربط نہ ہو, جو چیز ذہن میں آتی گئی جن لوگوں نے گفتگو کی اس گفتگو کے کو ذہن میں رکھ کر اور اس کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی ہیں, اور کچھ وہ باتیں بھی کی ہیں جو طالب علموں کو جن کا جاننا شاید ضروری ہو. میں ایک بار پھر اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میزبانوں کا, خاص طور سے اسلم جمشید پوری صاحب کا, اور تمام جو لوگ یہاں پر اس وقت تشریف فرما ہیں اور میری باتیں سن رہے ہیں, جن سے ان کو ممکن ہے کہ بہت سی باتیں اتفاق بھی نہ ہو, لیکن یہ کہ میں کیا نام ہے جو مجھے محسوس ہوا میں نے گوش گزار کر دیا ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے اس کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں, اور میرے نزدیک یہ ایسا ہے کہ اس کی تو یعنی ایک طرح سے تقلید ہونا چاہیے. ہمارے شعبہ اردو جو ہیں
मेरठ के क्या नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का शोबे उर्दू, ये जिस तरह के काम कर रहे हैं, अल्लाह को और ज्यादा हिम्मत दे, तौफीक दे। मेरी दुआएं उनके साथ हैं और उम्मीद है कि इससे बेहतर काम और करते रहेंगे ये, और उर्दू को इनसे बहुत तवक्कुआत भी हैं और बहुत से काम के सामने भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, आपने इंतहाई बड़ी इशारे सफ़र और सफ़रनामों के ताल्लुक से जो आपने किए, उसके हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने अपना कीमती वक्त देकर अपनी कीमती राय हम तक पहुँचाई। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम आज के इस महफिल के सरपरस्त मोहतरम आरिफ नकवी साहब को ज़हमत दें, हम कुछ बच्चे कुछ सवालात हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि मुख्तसर तौर पर आप सवाल। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक ज़रा और गुजारिश आपसे है। मोहतरमा डॉक्टर इशरत मोइन सीमा साहिबा हमसे जुड़ गई हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर ये तो हालांकि उसके खिलाफ है, प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि सदारती तकरीर के बाद जो है किसी और से कुछ सुने, लेकिन चूंकि वो जर्मनी से हमारे दरमियान जुड़ी हैं, तो अगर वो कुछ खालिद साहब से इजाजत दे। जी, सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ मैं। सदर साहब से इजाजत चाह रहा हूँ मैं। इजाजत दे सदर साहब। तो जी जनाब अली, बिल्कुल। वो तो बहुत दूर से शरीफ हो रही हैं, बहुत बड़ी अहम बात है। आप उनको जरूर इजाजत, मेरी तरफ से तो इजाजत ही है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, आपकी इजाजत का मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा इशरत मोइन सीमा साहिबा से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माजरत खाऊं कि मैं वक्त पे नहीं आ सकी हूँ। आपकी वीडियो नहीं आ रही इधर साहब, आप ठीक कर लें। जी आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले माजरत खाऊं कि मैं देर से आई हूँ, क्योंकि मैंने असलम जमशेदपुरी साहब को बताया था कि मेरी एक और भी मीटिंग है बहुत ऑफिशियल, तो इसलिए मैं वहाँ मौजूद थी। मैं आप लोगों को सुन नहीं सकी हूँ, लेकिन बहरहाल रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह देखूंगी। और सफ़रनामे के हवाले से ये प्रोग्राम है, सफ़रनामे के हवाले से यकीन तौर पर अच्छी मालूमात सामने आई होंगी। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने कुछ सफ़र किए हैं यहाँ यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा कई ममालिक का सफ़र किए हैं, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान का सफ़रनामा नहीं लिख पाई हूँ। जर्मनी का और इस्तांबुल का और तुर्की का, यूरोप के दीगर ममालिक का, पाकिस्तान का, हज का, उम्रे का, वो मैं एक सफ़रनामा, सफरी रिपोर्टाज कह सकते हैं कि वो मैंने थोड़ा बहुत लिखा है। और सफ़रनामा मैं समझती हूँ कि एक ऐसी जिसको लाजिम होना चाहिए, वो जिस इलाके का आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ की मालूमात से मुताल्लिक़, और ख़ास तौर पर आपके जो अपने ज़ाती तजुर्बात हैं उस मुल्क में, उस हवाले से। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी एक जो सफ़रनामा मेरा था, पहला सफ़रनामा, जो कि मेरी पहली किताब भी थी, जिसने मुझे तक़वियत दी मज़ीद लिखने की, वो इटली की जानिब गामज़न के नाम से है। एक औरत का, एक पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी बैकग्राउंड रखने वाली एक औरत का सफ़र, जो एक माँ भी है, एक बीवी भी है, एक काम करने वाली भी है, उसके सफ़र की दास्तान है वो। कि उसने, जब मैंने एक सफ़र किया, मैंने उस मुल्क को कैसा समझा, उस मुल्क के लोगों को कैसा समझा, वहाँ की सकाफत को मैंने किस तरह करीब पाया, न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि जर्मनी के साथ भी मैंने उसकी मुमासलत उसमें पेश की है। आप हजरात ने अगर वो सफ़रनामा पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। मुझे मज़ीद मैं आप लोगों को सुनना चाहूँगी, और यहाँ पर आप तमाम जो हैं लोग बहुत बेहतर इल्म रखने वाले हैं, फ़नी लिहाज से भी यकीनी तौर पर बहुत अच्छी मालूमात मुझे आज मिलेंगी सफ़रनामे के हवाले से, और मज़ीद तक़वियत भी मिलेगी कि मैं मज़ीद सफ़रनामे लिखूँ। तो बस मैं अपनी इस मुख्तसर सी बात के साथ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे वक्त दिया, देर से आने पर भी आपने मौका दिया कि मैं कुछ बयान कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर इशरत मोइन सीमा साहिबा कि आपने मुख्तसरी सही लेकिन शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया, और ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपके बहुत से सफ़रनामे आपने तहरीर किए हैं और वो कहते हैं आप अभी ये सिलसिला जारी है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद कहते हैं बेहतर सफ़रनामे आपके यहाँ हमें को कहते हैं पढ़ने को मिलेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन करें कई बच्चों के सवाल थे, लेकिन चूंकि वक्त हमारे पास महदूद होता है और 4:15 बजे सुना है इसको, क्योंकि जूम की जो हमारे आईडी ली हुई इसका वक्त खत्म हो जाता है 4:15 बजे। तो मेरी दरख्वास्त है कि एक सवाल कहते हैं आप उसे कर लिया जाए, और मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा सैयदा मरियम इलाही साहिबा से कि वो सवाल करें, कुछ जानना चाह रही हैं इसी ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल मोहतरम ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब से था, शायद वो हमारे साथ अभी नहीं है, तो मैं डॉक्टर खालिद महमूद साहब से एक सवाल करना चाहूँगी कि बहैसियत तालिब इल्म मेरा सवाल ये है कि जो सफ़रनामे लिखे जाते हैं उनके अंदर मुताला और मुशाहिदे की अहमियत ज़्यादा है या ज़बान उसलूब की अहमियत उसमें ज़्यादा होती है? किस तरह से सफ़रनामे लिखे जाएं? बेटा मैं काफी गुफ्तगू कर चुका हूँ, इसलिए ज्यादा तवील बात नहीं करूँगा। मेरी वजह से ही शायद ये वक्त कम हुआ है। इसलिए देखिए, अब बुनियादी चीज तो ये है कि आप जो कुछ देखने जा रही हैं, अगर उनको आपने देखा ही नहीं, अगर आपके मुशाहिदात ही नहीं है, अगर आपके तजर्बात नहीं है, तो आप कितना ही आपका अच्छा बयानिया हो या कितना भी यानी वो उसलूब हो, वो उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो वैसे बुनियादी चीज तो वो जगह है जिन मकामात को आपने देखा है। उसके बाद ये है कि उसमें मुख्तलिफ अंदाज से लोगों ने उसको बयान किया है। उसमें जिस अंदाज से बयान किया है, जैसे जिक्र आया कि साहब फिक्शन का अंदाज, अफसाने का अंदाज, नावल का अंदाज, कोई और टेक्निकल अंदाज, कुछ बिल्कुल शॉर्टकट से निकल जाते हैं। हालांकि मैं शॉर्टकट से निकल जाने का कायल नहीं हूँ। सफरनामे में यानी तफसील के साथ, मतलब गैर जरूरी तफसील तो नहीं कह रहा, लेकिन जितनी गुफ्तगू को उस चीज को आप जिसको आप चाहते हैं कि लोग उसको जान लें, पहचान लें, समझ लें, और आप उसको यानी इस तरह पेश कीजिए कि जैसे उसको आप दिखा गाइड बनकर जिस तरह आप दिखा रहे हैं, और उसके बारे में जब आपकी मालूमात होगी जब तो दिखाएंगे ना। एक चीज तो वही जो सामने है, लेकिन सफरनामे में पसे पर्दा भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो भी दिखा दी जाती है। तो चीजें तो अहमियत तो दोनों की है। अगर अच्छा उसलूब नहीं है तो कोई उसको तवज्जो से नहीं पढ़ेगा, यार बोर हो जाएंगे लोग। तो यार ये तो क्या नाम है, हम तो जाके उस पर देख लेंगे गूगल पर, हमें क्या जरूरत है कि हम ये सब बिला वजह वक्त ज़ाय करें इस बोरिंग किस्म के जो अंदाजे तर्ज तहरीर है। तो उसकी अहमियत अपनी जगह है, उसके बगैर दिल लगेगा ही नहीं आपके कार्य का। और बुनियादी चीज ये है कि आप किस चीज को दिखा रहे हैं। अगर आप फिक्शन लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कुछ सामने हो, वो तो जो अफसार नगार के दिमाग में है वो खुद दिखा देगा। लेकिन अगर आप सफरनामा लिख रहे हैं तो मकामात जिनको दिखाना चाहते हैं, जिनसे दिखाना चाहते हैं, उनको होना चाहिए। मैंने शुरू में अर्ज कर दिया था कि दोनों में यही फर्क है कि इसको होना चाहिए और उसका होना जरूरी नहीं है। वो तो उसके दिमाग में है, उसने दिखा दिया आपको। तो इसलिए अहमियत तो दोनों की है। लेकिन मेरा ख्याल से जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जिन चीज़ों को आप दिखा रहे हैं वो तो जगह है ही, अगर आपको सामने नहीं है वो तो मनाजिर, तो आप किस चीज़ पर अच्छी गुफ्तगू करेंगे या बुरी गुफ्तगू करेंगे। तो बुनियाद तो ये है कि वो चीज़ें होना चाहिए। ये उसका इजाफी और एक ज़्यादा अच्छा बड़ा पहलू है कि आपने अच्छे ढंग से दिखाया। जैसे होता है ना, खाना अच्छा खाना और आपने अच्छी तरीके से खिलाया बेहतरीन, तो ज्यादा लुत्फ आता है खाने वाले को। अगर आपका दस्तरखान अच्छा है, प्लेटें अच्छी हैं, खूबसूरती के साथ जमाया है आपने और बड़ा, तो वो उसके अंदर इजाफा कर देता है उस लज्जत में जो खाने की लज्जत होती है। और आपने यूं ही अगर उल्टा सीधा करके कुछ ही रख दिया तो फिर वो मजा उतना नहीं आता। ये बात है मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोफेसर खालिद महमूद साहब कि आपने बच्चों के सवाल आपका बहुत तफसील से कहते हैं उनकी तशनगी थी वो दूर कर दी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ
आज की इस महफिल के सरपरस्त मोहतरम आरिफ नकवी साहब से कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम आरिफ नकवी साहब। सर आपका माइक शायद आपका आवाज नहीं आ रही सर आपकी अभी। जी आने लगी, जी आने लगी बस। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो प्रोफेसर असलम सैयद साहब को, डॉक्टर आसिफ साहब को, शादाब अलीम साहब, डॉक्टर शादाब अलीम साहबा को और डॉक्टर इशा सियानवी साहब को, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझको आज इतनी अच्छी महफिल में हाजिर होने का मौका फराहम किया। मुझे ख़ास तौर से इस बात पे फख्र महसूस हो रहा है कि आज की इस महफिल की सदारत प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब फरमा रहे हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और उनका जो इल्म है उसका जवाब नहीं है, ख़ास तौर से सफ़रनामों के बारे में। ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब का भी मैं बहुत एहतराम करता हूँ। अफसोस कि इस वक्त शायद वो अब यहाँ नहीं हैं। बदकिस्मती से जिस वक्त ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब बोल रहे थे तो मेरा माइक ख़राब हो गया, और माइक ही नहीं बल्कि पूरा मेरा जो इंटरनेट सिस्टम था उस पर असर पड़ा और मेरा बिल्कुल मेरे टीवी में ब्लैक आउट हो गया था उस वक्त, इसलिए मैं उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया और इशरत नाहिद साहिबा की भी मैं पूरी बात नहीं सुन पाया हूँ। लेकिन जो कुछ मैंने सुना है उससे मुझे मेरी मालूमात में आज बहुत इजाफा हुआ है और मुझको बहुत खुशी हुई है कि आज ख़ास तौर से खालिद महमूद साहब ने जो बातें कही हैं वो मेरे जहन में भी आ रही थी, बार बार अक्सर आती थी, लेकिन ये कि आज उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको समझा दिया है। देखिए, जहाँ तक सफ़रनामे का ताल्लुक़ है या सफ़र का ताल्लुक़ है, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरी दादी कहा करती थी, अहले गौहर की वतन में नहीं कीमत होती, कद्र जब होती है जब लाल यमन से निकले। उस वक्त मैं इसके पूरे मतलब भी नहीं अच्छी तरह से समझ पाता था, लेकिन ये कि बहरहाल वो मुझे बिठा के बराबर कहा करती थी और वहीं से मेरे जहन में भी ये पैदा हुआ कि एक दिन मैं भी बाहर निकलूंगा। मैं सफ़रनामे के बारे में डॉक्टर आसिफ ने भी बहुत ही तफसील से यहाँ पर बयान किया है और प्रोफेसर असलम सैयद साहब ने भी बहुत तफसील से बयान किया है। मैं तो सफ़रनामे का कोई माहिर नहीं हूँ, या दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि मेरा तहकीकी काम जो है वो सफ़रनामा नहीं है, बल्कि मैंने सफ़रनामे ज़रूर लिखे हैं, लेकिन तहकीकी काम मुझसे ज़्यादा तो शायद ये यहीं की मेरठ की तालिबा हैं जिन्होंने मेरी किताब पर, शायर आवारा पर, मेरे सफ़रनामे पर इसका तजज़िया लिखा था। ये तो उन्होंने बहुत कुछ इस पे लिखा है, शिफा अली साहिबा ने, यानी यूसुफ खां कंबल पोश से लेकर और सर सैयद और उसके बाद फिर आज के जदीद जो हमारा आज के जो सफ़रनामे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बयान किया था। मुझे एक दो बातें याद आ रही हैं यूं ही। मुझे याद है कि एक बार जब हमने डॉक्टर अली फातमी को यहाँ दावत दी थी बर्लिन में, और वो मेरे साथ मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, जैसे म्यूज़ियम में या पार्क में या दूसरी जगहों पर। तो मुझे हैरत होती थी कि 2 कदम चलने के बाद वो बैठ जाते थे और उसके बाद वो नोट लेना शुरू कर देते थे।
हम लोग पार्क में घूम रहे हैं, कहीं कोई बेंच नजर आई, फिर वो बैठ गए और उन्होंने, ये अली फातमी साहब का अंदाज था, फिर उन्होंने नोट्स लेना शुरू कर दिए। तो बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये आप कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे सफरनामा लिखना है जर्मनी का, और बाद में उन्होंने लिखा भी 10 रोज जर्मनी में, इस पर उन्होंने लिखा भी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें एक मुसाफिर के लिए, अगर उसको सफरनामा लिखना है, देखिए हम सफरनामे की बात करते हैं, इसमें 2 अल्फाज हैं, सफर और नामा, यानी दोनों खुसूसियतें इसमें होना चाहिए कि आप सफर किस तरीके से कर रहे हैं, आपकी नजर में क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका मुशाहिदा क्या है, आपके तजुर्बात क्या होते हैं, और उसके बाद आप उनको किस तरीके से कागज में पिरो रहे हैं, किस तरीके से आप उनको अपने कलम से लिख रहे हैं और मंजर आम पर ला रहे हैं। मतलब तो ये 2 चीजें, 2 हुनर इसके अंदर हैं। मुझे अभी मैं जब प्रोफेसर खालिद महमूद साहब की बात सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला कहा, बाज लोग घर बैठे बैठे लिखते हैं। यानी ये आप पुराने सफरनामों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन आज जो हालात हैं, आज वाकई ये हो रहा है, बहुत सी चीजें। दूसरा आपने जुमला कहा है खालिद साहब के, झूठ बोलता है, झूठ बहुत बोलता है सफर, यानी जो सफरनामा लिखने वाला कभी कभी। तो लेकिन हर एक में ये नहीं होता है, लेकिन ये सही है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आदमी झूठ नहीं बोलना चाहता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर उसी वक्त नहीं लिखा है, बाद में लिख रहा है, तो उसके बाद उसके सोचने के तरीके में थोड़ी तब्दीली हो जाती है और वो असलियत को उस तरीके से नहीं पेश कर पाता है जिस तरीके से वाक़यात हुए हैं। फिर उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, आपका नजरिया क्या है, आप किस नजरिए से कहीं जाते हैं, चीजों को देखते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें आती हैं। और मेरे ख्याल में एक बहुत ही कामयाब सफरनामा निगार वो होता है जो इन सारी बातों को अपने जहन में रखे और उस वक्त बहुत ही न्यूट्रल होकर सफरनामा लिखे। मुझे वो सफरनामे ज्यादा पसंद है जिसमें मैं इतना नहीं आता है, बल्कि हालात ज्यादा आते हैं। और उन सफरनामों से पढ़ने वाला क्या अखज़ करे, क्या नताइज निकाले, ये भी एक मेरे ख्याल में एक बहुत ही अहम चीज़ है। देखिए, सफरनामा हम लिख सकते हैं, बहुत सी हम ऐसी बातें उसमें शामिल करके जिनका वजूद ही नहीं है या जिनको हमने ड्रामेटाइज कर दिया है, हकीकत से आगे उनको हम बयान कर रहे हैं। उससे हम अपने सफरनामे को तो दिलचस्प बना लेंगे, लेकिन हम उससे समाज का फायदा नहीं करेंगे, हम उससे पढ़ने वाले का फायदा नहीं करेंगे। एक जमाने में जैसा कि आपने कहा कि हम सफरनामे की मदद से हम तारीख की बहुत सी बातें भी समझ लिया करते थे, लेकिन अगर हम उसमें अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपनी पसंद नापसंद, इन चीजों को पहला मुकाम देंगे और उसके बाद हम सफरनामा लिखेंगे, तो हम तारीख के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, पढ़ने वाले के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि बाद में मेरे सफरनामे को कुछ लोग ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि उनको दिलचस्प वो लगेगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, माफ़ कीजिएगा। मैं अभी 3 साल पहले कराची के
कराची के आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में था। हमारे एक जानने वाले जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत अच्छे अदीब, उन्होंने शायद एक अपना नावल लिखा है, उसको नावल आप कह लें या सफरनामा, जो भी, बहरहाल उनका अपना अंदाज था। कोई उसको नावल कहता है, कोई उसको सफरनामा कह रहा है। बहरहाल मैं वहां बैठा हुआ था पहली सफ में और उन पर प्रोग्राम था। उन्होंने छूटते ही ये कहा कि मेरे तो सफरनामे का हीरो यहाँ बैठा हुआ है, और ये कहकर मुझको उन्होंने नीचे उतर के मुझे स्टेज के ऊपर लेके वो चले गए, कहने लगे कि ये है मेरा हीरो जिसके बारे में मैंने लिखा है अपने जर्मनी के सफर के, जब मैं बयान कर रहा था अपने जर्मनी के सफर के बारे में इस किताब में, जिस किताब पर वहां बहस हो रही थी। अब मैं उनको देख रहा हूँ, बहरहाल मुझे जाना पड़ा स्टेज पर। लेकिन आप ये बताइए, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, बहुत मशहूर वो हैं, शख्सियत हैं, लेकिन वो अपने सफरनामे में लिख रहे हैं कि मेरी अहलिया अब नहीं रही है। भाई, सन 55 बरस से मेरी अहलिया मेरे साथ में है, हम लोग आज भी साथ में हैं। आप लिख रहे हैं कि मेरी अहलिया अब नहीं रही, या ये कि मेरे साथ बैठ के आप शराब पी रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं जिनसे आप अपने सफरनामे को दिलचस्प बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप हकीकत नहीं बयान कर रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आप उसमें गलत बयानी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो एक सोचने का एक ढंग है, उस वक्त जो आपके एक तसव्वुरात हैं, ख्यालात हैं, उसमें आप बहते चले जा रहे हैं और बाद में आप उस पर नजरसानी नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हो जाती है। तो इसी तरीके से सफरनामे के बहुत पहलू हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें ज़बान की भी अहमियत है, तहरीर की भी अहमियत है, आप हकीकत क्या बयान कर रहे हैं, आपका मुशाहिदा कितना अच्छा है, आपके क्या तजुर्बात हैं, और आप कितना न्यूट्रल होकर सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है। दरअसल डॉक्टर खालिद महमूद के बाद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इन्होंने इतनी बातें उसमें बता दी हैं कि उसमें कुछ रह गया ही नहीं है कहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया मोहतरम आरिफ नकवी साहब, और आपको आपके ख्यालात को हमारे जानना ज़रूरी था, और जाहिर है कि आप इसकी सरपरस्ती कर पा रहे हैं। हमारे सबके सरपरस्त हैं खालिद महमूद साहब, हमारे लिए बहुत इंतहाई मोहतरम हैं, लेकिन आप उनसे भी ज़्यादा हमारे लिए मोहतरम हैं, और आपका मकाम यही है कि आप यही इसी जगह पर थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम आरिफ नकवी साहब कि आपने बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो इशारतन आपने की हैं, वो आइंदा के जो मकाला निगार हैं या बच्चे जो हैं उनका ख्याल करेंगे और उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी तख्लीकात में उसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, कुछ तलबा की रिक्वेस्ट आ रही है सवालात की, लेकिन चूँकि हमारे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल चंद मिनट, शायद मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट बाकी बचा है जो हमारे पास ये जूम की आईडी बंद हो जाएगी। तो इस वक्त शायद हम उन बच्चों को जो सवालात हैं, जो उनकी रिक्वेस्ट है, हम उनकी दरख्वास्त कबूल ना कर सकें, और किसी आइंदा वक्त में अगर मौका मिला तो हम ज़रूर ये मौका आपको देंगे। अब मेरी गुजारिश है मोहतरम डॉक्टर इरशाद सहमी साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और आज की इस महफिल के मकाला निगारों, सदर साहब, सरपरस्त साहब और जो लोग हमसे जुड़े हैं सबका इजहार तशक्कुर करें। मोहतरम डॉक्टर इरशाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ अली साहब। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम सफरनामे में हमारे मेहमानान और सामीन हजरात काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। हम आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरम आरिफ नकवी साहब
जो कि बैनुल अक़वामी नौजवान उर्दू स्कॉलर्स अंजुमन के सरपरस्त भी हैं और हर हफ्ते होने वाले प्रोग्राम में हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। आपके अलावा प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब जो इन सभी प्रोग्रामों के रूए रवां होते हैं हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और आज आपने सफ़रनामे पर खूबसूरत मकाला भी पेश किया। हम आप दोनों अहम शख्सियात का सिद्क़ दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मुनफरिद प्रोग्राम में सदारत के फ़राइज़ प्रोफेसर खालिद महमूद साहब अदा कर रहे हैं। आप इससे कबल भी हमारे प्रोग्राम की रौनक बने थे। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। इनके अलावा आपने इस मसरूफियत के दौर में आप सभी ने यानी प्रोफेसर खालिद महमूद साहब ने, मोहतरम आरिफ नकवी साहब ने हमको अपने कीमती वक्त से नवाजा और हमारी सरपरस्ती फरमाई। आपका दिल से शुक्रिया। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े रहे, हालांकि किसी ज़रूरी काम की वजह से वो चले गए थे, लेकिन फिर वापस हमारे प्रोग्राम में आ गए। ये आपकी मोहब्बत की अलामत है। आपने अपना कीमती वक्त दिया और खूबसूरत गुफ्तगू की। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी रहीं। हालांकि आपकी तबीयत कल से कुछ नासाज है, लेकिन फिर भी आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की और अपने ख्यालात से नवाजा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम की खूबसूरत निज़ामत डॉक्टर आसिफ अली साहब ने फरमाई और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर मोहतरम आरिफ नकवी साहब, प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब, प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब और डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा का शोबे उर्दू की तरफ से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले प्रोग्रामों में भी आप हमारे साथ जुड़कर अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर इरशाद सैनवी साहब। और इसी के साथ आज की ये महफिल अपने इख्तिताम को पहुंचती है और ये गुजारिश आप लोगों से करनी है कि इस महफिल का जो अगला प्रोग्राम होगा वो 27 जनवरी को होगा। और जैसा कि असलम साहब ने पहले ही इसमें आपको इत्तला दी थी इस सिलसिले में कि अगला प्रोग्राम आधा घंटा बाद यानी 2 बजे की बजाय 2:30 बजे से मुनाकिब होगा। कुछ लोगों क्योंकि लंच का टाइम होता है, कुछ लोग मसरूफ होते हैं उस वक्त लंच करते की वजह से, तो ये तय किया गया है कि आइंदा के प्रोग्राम जो है वो 2 की बजाय 2:30 बजे से शुरू की जाए। ड्रामे पे अगला जो प्रोग्राम होगा उसका जो मौजू होगा वो ड्रामे पर है। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया था पहले कि हम अपने निसाब को सामने रखकर जो है उनके मौजूआत तय करते हैं। तो ड्रामा भी हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि तकरीबन शायद जहाँ जहाँ भी उर्दू पढ़ाई जाती है वहाँ ड्रामा जो है निसाब में शामिल है, हर जगह निसाब में शामिल है। इसलिए ड्रामा को मौजू बनाकर अगला प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। बहुत आप तमाम हज़रात का एक बार दिल की गहराइयों से एक बार फिर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका वक्त यूरोप वालों के लिए बहुत अच्छा है।